जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। कल से जो आपका ये जो बैच स्टार्ट हुआ ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसमें से साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है ये तीनों का 10 तक का पहले कंप्लीट रूप से किया जाएगा। अभी बायो चल रहा है, फिर फिजिक्स चलेगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री चलेगा। कोशिश मेरा यह रहेगा कि बुक का जो भी मुख्य टॉपिक है उस टॉपिक को हम ना छोड़ें, ठीक है। हाँ, उस टॉपिक के को समझाने में किसी बाह्य चीज को इंक्लूड करना पड़ रहा हो तो हम इंक्लूड करेंगे। अगर बाह्य चीज भी इंक्लूड करेंगे तो वह भी एग्जाम से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं कि बस किसी भी चीज को हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ही चलेगी, एनसीईआरटी का टोटल व्याख्या करते हुए चलते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा उसमें। हाँ, वैसे सब चीज को हम छोड़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम से बाहर है। मतलब देखिए कोई प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल को टोटल नहीं लेके चल सकते। हाँ, उसमें भी जो जानकारी की चीज है बस उसको हम क्या करेंगे, हम एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। चलिए, आज जो अभी चल रहा है आपका 6 क्लास का चल रहा है। किसका चल रहा है? 6 क्लास का। चलिए देखते हैं, ठीक है। 6 में कौन सा बुक है? अभी जिज्ञासा जो न्यू पब्लिकेशन जो भी स्टार्टिंग जो हुआ इधर से चेंज होगा एनसीईआरटी में सिलेबस, वो सब सिलेबस चेंज करके इसमें दिया गया है जिज्ञासा में। चलिए, कहाँ तक कल हम लोग जो चैप्टर जो हम लोग का जो चल रहा है, कौन सा चल रहा है? स्वास्थ्य शरीर का आधार। क्या है? उचित आहार स्वास्थ्य शरीर का आधार, यह चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इसमें से क्या है, आज दूसरा दिन का क्लास है। चलिए, हाँ, कल तक हम बताए थे इस चीज को लेकर के कि हाँ, आयोडीन के बारे में कल लास्ट चर्चा चला था, उसमें हम बता चुके थे जो हिमालयी क्षेत्र के जितने भी राज्य है वहाँ पे क्या है कि वहाँ के भोजन में क्या है, आयोडीन की मात्रा बहुत कम है, जिसके कारण वहाँ के लोगों में क्या हुआ कि एक घेंगा नाम का रोग हुआ। घेंगा रोग क्यों होता है कि हम लोग का जो गला जो होता है, गला में एक ग्रंथि होती है, इसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। बहुत सारा ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर में, थायराइड ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, भिन्न भिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं। जब हम ग्रंथि जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे। लेकिन हाँ, अब जो एक थायराइड जो ग्रंथि है वो हमारे गले में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, इस ग्रंथि में अगर यदि आयोडीन की कमी हो जाए, इस ग्रंथि में अगर आयोडीन की कमी होगी तो यह ग्रंथि क्या, वो धीरे धीरे फूलने लगेगा। ये जो फूलने लगने की जो समस्या है, यही समस्या को हम लोग क्या कहते हैं, घेंगा कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, कहीं गलगंड रोग कहते हैं, ठीक है। 3 रोग के 3 इसी का नाम है, तीनों अलग अलग नाम है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, इसके बारे में कल हम समझा चुके थे सब चीज, ठीक है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या चीज? देखिए कि नमक की खेती, अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। माने अगरिया नामक जनजाति जो है, इसका जो समुदाय है वह एक परंपरागत रूप से सदियों पहले से वो क्या करता है, नमक की खेती करते आया। तो वो लोग देखिए करता क्या चाहिए, नमक की खेती किस प्रकार करता है, इस प्रकार का चारों तरफ से क्या बढ़ेगा, दीवार बना देगा और दीवार के बीच में क्या करेगा, पानी डाल देगा। क्या डाल देगा? बीच में पानी डाल देगा। ये कैसा पानी रहेगा? इसमें नमक का मात्रा क्या होगा, ये नमक का मात्रा इसमें रहेगा, ठीक है। जिसको हम लवणीय जल कहते हैं, समुद्री जल जिसको खारा जल कहते हैं, ठीक है। समुद्री जल को डाल देगा। अब इस पे क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है। क्या आता है? सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यह जो जल जो है, ये क्या है आपका जल, यानी H2O। ये जल क्या होगा, यह जल क्या होगा, वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा और सिर्फ बचेगा इसमें NaCl बचेगा, सिर्फ नमक बचेगा। इसका मतलब ये चीज है, मुख्य इसमें रोल अदा कौन कर रहा है, यह सूर्य कर रहा है। और यहाँ पे उत्पन्न क्या हो रहा है, गर्मी जो है वो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब देखिए, और ज्यादा गर्मी उत्पन्न करने के लिए अब क्या ये लोग क्या करते हैं, कहाँ पे इसका खेती करते हैं, वो रेगिस्तान में करते हैं। क्या करते हैं? रेगिस्तान में करते हैं। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है, चारों तरफ बालू होता है, बालू सब हीट हो जाएगा और वहां का वायुमंडल क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। जब वहां का वायुमंडल बहुत ज्यादा गर्म होगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा, जल वाष्प बन के उड़ेगा और सिर्फ क्या होगा, उसके बाद उसमें क्या बचेगा, क्रिस्टल के रूप में सिर्फ यह नमक बचेगा, सोडियम NaCl। वही देखिए क्या चीज है कि हाँ, वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में, गुजरात जो है, गुजरात के अन्य भाग में या तो और कहाँ, कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं, 8 महीने तक लगातार, क्योंकि वो उसको गर्मी में ही उसका खेती संभव है, ठीक है। ठंड का समय यदि कहीं होता है तो ठंड के समय में कहीं वो यदि दीवार देख छोटा सा तालाब बना रहा है, थोड़ा सा लगभग 5-10 मीटर का जो तालाब बना रहा है, उसमें से पानी ठंड में सूखेगा, पानी सूखेगा ही नहीं तो उसमें नमक कैसे निकालेगा,
इसलिए ठंडीला प्रदेश में ऐसा संभव नहीं है, यह गर्मीले क्षेत्र में होगा। ठीक है, इसलिए लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यह रेगिस्तान के करते हैं। कितना महीना, लगभग 8 महीने तक समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और यह जो खेती है यह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए होता है कि देखिए नमक यदि आपकी त्वचा पे लगातार यदि पड़ेगा तो ये त्वचा को क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, त्वचा को एकदम जो है ना थोड़ा रफ टाइप्स का बना देगा। तो जो त्वचा की जो बीमारी होगा वह होने का संभावना ज्यादा बढ़ जाएगा। वही अगर नमक कभी आंख में पड़ गया तो वो आंखों का रोशनी जाने का भी संभावना बन जाता है। बहुत सारा एक तरह से कहीं घाव में यदि वह नमक पड़ गया तो क्या हो जाएगा, वह घाव ज्यादा क्या करेगा, पेन करने लगेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ये डेंजरस है, बहुत ज्यादा उसके लिए नुकसानदेह है, लेकिन आखिर करे तो करे क्या, सबको अपना अपना बिजनेस करना पड़ता है। चलिए उसके बाद आगे है विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में, चित्र 3.5 ठीक है ये होगा शायद, हाँ, में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें, विटामिन एवं खनिज और अन्य स्रोतों का पता लगाइए, साथ ही इन खाद्य घटकों को कमी से होने वाले रोगों का लक्षण का पता कीजिए। ठीक है, अब समझिए को भी समझे, मतलब समझिए ध्यान से। अभी तक हम जो कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा था, ऊर्जा दे रहा था, प्रोटीन क्या कर रहा था, शरीर का वृद्धि विकास कर रहा था, घाव को भर रहा था, और वसा क्या कर रहा था, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा दे रहा था, शरीर को क्या कर रहा था, बाह्य आघात से बचा रहा था। ठीक है, ये सब चीज काम कर रहा था। ठीक है, ये तीनों, लेकिन ये तीनों क्या था, आपका बृहत पोषक तत्व था, ये बड़ा वाला पोषक तत्व था। अब जो हम पढ़ेंगे छोटे वाले तीनों पोषक तत्व के बारे में। छोटा वाला कौन कौन था, आपका विटामिन था, मिनरल्स था, जिसको आप खनिज लवण कहते हैं, और उसके बाद जल था। ये तीनों बहुत छोटा होता है, जिसके कारण इसका पाचन नहीं होता है। जिसका पाचन नहीं होगा वो हमें ऊर्जा नहीं देगा। हम कितनों विटामिन खा ले, विटामिन की गोली खा ले, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं आ जाएगी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा विटामिन गोली खा लेंगे तो हमारे पास मतलब कि बहुत ज्यादा रनिंग नहीं करने लग जाएंगे। ठीक है, विटामिन सिर्फ आपको रोग से सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, आप बहुत ज्यादा जल पी लीजिए, बहुत ज्यादा थक गए हैं बहुत ज्यादा, उसके बाद आप जल पी लीजिएगा, क्या आपके शरीर में ऊर्जा आ जाएगी? नहीं, आपके बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ मेंटेन होगा, आपको ऊर्जा नहीं मिलती। एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है कि 1 लीटर जल में कितनी कैलोरी ऊर्जा बनती है, तो 0 कैलोरी। अगर यदि कितना भी विटामिन खा रहे हैं तो उसमें ऊर्जा कितना बनेगा, 0। कितना भी खनिज लवण खा लीजिए, जैसे हो गया आपका सोडियम खा लीजिए, पोटेशियम खा लीजिए, आप लोहा जो फेरस जो है फेरस खा लीजिए, जितना भी कुछ खा लीजिए, इस सबसे क्या होगा, कभी भी आपको जो आयरन है आयरन खा लीजिए, कभी भी इससे क्या होगा, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा। इसका मुख्य काम क्या होता है, यह हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए अब देखते हैं बारी बारी से क्या चीज है। फर्स्ट आया है पार्ट किसका, विटामिन का। किसका मैटर आया है, भोजन के घटक, विटामिन या खनिज। पहले विटामिन है तो विटामिन के बारे में हम थोड़ा सा हम बोले थे ना, बुक ही लेकर के चलेंगे, लेकिन हाँ बुक को समझाने के लिए हम बाह्य चीज का हम इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे क्या है, फर्स्ट बात है इसका विटामिन। अब विटामिन के बारे में थोड़ा आप समझ लीजिएगा, ये विटामिन क्या चीज है। चलिए ये बात तो पता चल गया है कि विटामिन क्या करता है, यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। विटामिन, चलिए देखते हैं विटामिन जो होता है इसका खोज करता कौन है, विटामिन का। विटामिन को खोजा कौन था, तो विटामिन को खोजा था कौन, लूनिन साहब ने। किसने खोजा था, विटामिन का खोज लूनिन साहब ने किया था। ठीक है, और इसका जो थ्योरी, विटामिन थ्योरी मतलब यही होता है, उसने यही बताया कि जो विटामिन, देखिए सभी विटामिन क्या करता है, वो रोग से सुरक्षा प्रदान करता है, और सब विटामिन अलग अलग रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे विटामिन ए हमारे आंखों में बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है, और जैसे कि हमारा विटामिन डी क्या करता है, हड्डी की बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, वही अगर जैसे आप विटामिन ए नहीं खाइएगा तो आपका आंख में बीमारी हो जाएगा, विटामिन डी नहीं खाइएगा तो आपका हड्डी का समस्या हो जाएगा। ठीक है, इसका यही कहना था, ये विटामिन थ्योरी का यही कहना है कि अगर यदि आप विटामिन का यूज कम कीजिएगा तो आपको कोई ना कोई बीमारी होगा। जो विटामिन कम खाइएगा उसी से संबंधित क्या हो जाएगा, आपको बीमारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन थ्योरी। तो देखिए विटामिन थ्योरी जो है, विटामिन थ्योरी किसने दिया था, तो 2 वैज्ञानिक इसमें शामिल थे। कौन थे, ये फंक साहब थे, और क्या था उसके साथ में कौन कौन थे, हॉपकिंस साहब। कौन थे, हॉपकिंस साहब। इसी ने ये दोनों मिलकर क्या दिया था, विटामिन थ्योरी दिया था। ठीक है, वही अगर यदि पूछेगा कि विटामिन शब्द कौन दिया, विटामिन शब्द जिसको विटामिन टर्म्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, विटामिन शब्द जो है, विटामिन शब्द किसने दिया, तो किसको कौन दिया है, यह फंक साहब दिए। अक्सर देखिए ऑप्शन में आपको फंक साहब मिलेंगे। ठीक ना, तो अगर ऑप्शन में जब फंक साहब सिर्फ है तो क्या करना है आपको,
फंग साहब को ही मारना है। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा गया है कि विटामिन का खोजकर्ता कौन है और सिर्फ फंग साहब है, उसके बाद और इस सब में से कोई ऑप्शन में नहीं है, लूनिन नहीं है, तो फंग को ही मारना है। लेकिन अगर ऑप्शन में फंग साहब भी है और लूनिन भी है तो आपको लूनिन टिक मारना है। ठीक है, चलिए और समझिएगा ध्यान से, यह विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है यह? तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, यह कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, यह कार्बनिक यौगिक है। यह सबका सब एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तब हम लिखा रहे हैं। ठीक है, चौथा याद रख लीजिए, यह सहायक आहार है। क्या यह सहायक आहार है? सहायक आहार है, मैंने हेल्पिंग फूड कहते हैं, तो सहायक ही है ना, एक तरह से हेल्प के तौर पे, मैंने बॉडी को एक तरह से सहायता प्रदान करता है। ठीक है, हेल्प के तौर पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, यह क्या है? सहायक आहार। ये सब जितना है पॉइंट सभी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए और एक और चीज के से संबंधित आपको बताते हैं। चलिए, विटामिन को जो है दो ग्रुप में बांटा गया है। विटामिन को दो ग्रुप में बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है? तो घुलनशीलता के आधार पर। किस आधार पे? घुलनशीलता के आधार पर। समझिएगा ध्यान से, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। समझिएगा ध्यान से, घुलनशीलता के आधार पर। अब देखिए कैसे बांटा गया है। जैसे विटामिन जो होता है, कुछ विटामिन क्या होता है, जल में घुलता है। कुछ विटामिन कितना कौन किस में घुलता है? जल में घुलता है। और कुछ विटामिन जो होता है, पहले देख लीजिए विटामिन कौन कौन है, ये पहले देख लीजिए। समझे? देखिए विटामिन कौन कौन सा है। विटामिन हो गया ए, हो गया। जैसे देखिए विटामिन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ABCD से होता है ना, देखिए ABCD E, ठीक ना, उसके बाद आफ नहीं होता, GH, फिर उसके बाद क्या होता है? JK होता है। बस याद रखिएगा, लगातार ABCD E, 5 को तो लगातार हो गया। उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्या होता है? K होता है। विटामिन कितने होते हैं? बस इतने होते हैं, ABCD E और K। ठीक है, चलिए अब इसमें से जो होता है कुल मिला के विटामिन कितने? 5, 3, 6 हुए। ठीक है, इसमें से क्या होता है, कुछ विटामिन इसमें से जो होता है वो किस में घुलनशील होता है? जल में होता है। ठीक है, इसी में से कुछ विटामिन क्या होता है, वो वसा में घुलनशील होता है। कहाँ से घुलनशील होता है? वसा में। अब कौन होता है जल में, कौन होता है वसा में, उसका याद कीजिए। देखिए जैसे ए हुआ ना, A, D, E और K, माना कि देखिए B और C को 20 से छोड़ दीजिए, B और C को 20 से छोड़ दीजिए। यह जो B और C जो है, यह किस में घुलनशील है? यह जल में। यह किस में घुलनशील है? जल में। B, C को छोड़ दीजिए, ये दोनों क्या है? जल में घुलनशील है। उसके बाद जितना सब है वसा में घुलनशील है, यानी A, D, E, K क्या चीज है? A, D, E, K। आराम से याद करने के लिए ABCDE लिख दीजिए और K लिख दीजिए। ठीक है, इतना विटामिन हो गया। अगर जल में घुलनशील निकालना है तो बस A को खाली छोड़ करके ये दोनों को ले लीजिए जल में, यानी B, C किस में है? जल में घुलनशील है। A, D, E, K क्या है? वसा में घुलनशील है। अब याद रखिएगा, जो क्या है जल में घुलनशील विटामिन होता है, इसको लेकर के क्या क्या एग्जाम्स में आते हैं वो हम देख लेते हैं, फिर वसा में देखते हैं। ठीक, समझिएगा ध्यान से। ये जो जल में घुलनशील विटामिन होता है, जैसे कि किसमें किसमें पाया जाता है? जिसमें यह पाया जाएगा ना, तो उस जैसे कि आपका जैसे चावल में है, चावल में विटामिन B पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि चावल का जो होता है ना, दो ऊपर का जो लेयर होता है ना, परत होता है, छिलका जो होता है, उसी में पाया जाता है विटामिन B। अब जो खाना बनाते हैं हम लोग, चावल जो आवश्यकता से अधिक बार बार धोएंगे, बार बार धोएंगे, ठीक ना, जितना धोएंगे उतना खत्म होते जाएगा, क्योंकि धोएंगे तो इसमें जो विटामिन B जो है चावल में जो है, वह क्या होता है? B, ये जल में घुलनशील है। और जल में धो रहे हैं तो घुल गया किसमें? ही जल में। चावल में क्या बचा? नहीं। जितना धोते जाइएगा उतना चावल से विटामिन B किस में जाते जाएगा? जल में। और जल को आप क्या करते हैं? फेंक देते हैं। बाद में सब्जी है, सब्जी में से विटामिन B पाया जा रहा है। ठीक है, अब सब्जी को क्या किए हैं कि जितना उसको धोइएगा, जितना उसको धोइएगा, उतना उसका विटामिन B पार होते जाएगा। ठीक है, आप उस पानी को क्या करते हैं? फिर जल में घुलता पानी को फेंक ही देते हैं। वो थोड़े कि घुला हुआ पानी है तो उसको आप इस्तेमाल करते नहीं करते, उसको फेंक देते हैं। इसलिए कहा जाता है जो सब्जी होता है, सब्जी को काटने से पहले धो लीजिए, ताकि कि ऊपर के लेयर में जो होता है, ऊपर के लेयर का जो परत होता है, उसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन हाँ, बीच से काट देते हैं, उसके बाद जल में घुलाते हैं तो क्या होगा? बहुत अधिक मात्रा में उससे विटामिन B क्या होता है? जल में
घुल जाता है। जैसे देखिए, और गांव के क्षेत्र में क्या होता है, जैसे कि जहाँ पे कुकर में नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि चावल जैसे बना लेता है, उसके उससे उसमें क्या निकलता है, मांड जो निकलता है, ठीक है, उस मांड को क्या करता है, बाहर फेंक देता है, ठीक है। सबसे चावल में जो विटामिन बी जो होता है वो जल में पूरा मांड में घुल गया, ठीक है, उस मांड को फेंक दिया, तो चावल में खाए क्या, विटामिन बी तो उसका खत्म कर दिए, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि कोई भी सब्जी को ज्यादा नहीं धोना चाहिए, चावल के मांड को नहीं फेंकना चाहिए, सबसे ज्यादा विटामिन जो है उसी में होता है, उसी में होता ही है, उसी में और किस में होगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद समझिएगा ध्यान से, और इससे क्या चीज नुकसान है, एक और चीज समझ लीजिएगा, विटामिन बी और सी, जिससे कि शरीर में जितना भी जल है, बॉडी में जो जल है, जिस जो भी हम विटामिन बी और सी खाए, तो वो बॉडी के में जो जल है उसमें जाकर के घुल गया है, ठीक ना। जल में घुल जाने के कारण क्या होता है, वही जल क्या होता है, हमारे पेशाब के थ्रू बाहर निकलता है, हमारे पसीना के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि शरीर में जो विटामिन बी और सी है वो क्या होता है, मूत्र के सहारे बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि विटामिन बी सी क्या होता है, यह मूत्र में पाया जाता है, यह मूत्र में पाया जाता है, यह तो मूत्र में पाया जाएगा ही, ठीक है। और उसके बाद समझिएगा ध्यान से, इसे अधिक मात्रा में खाने की आवश्यकता है, इसे समझिए क्यों, क्योंकि हम तो पेशाब करेंगे ही, अब मूत्र से बाहर निकलेगा ही, इसको ज्यादा मात्रा में खाएंगे तब ना बॉडी में रहेगा, यदि बॉडी में नहीं रहेगा तो बी और सी से जो होने वाला, इसके कमी से होने वाला रोग है, सब रोग हमको हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको इसे अधिक मात्रा में खाने की जरूरत है, अधिक मात्रा में खाने की जरूरत है। यह क्या होता है, हमारे शरीर में जमा ज्यादा नहीं रह पाता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसकी कमी ज्यादा होती है, इसकी कमी ज्यादा होती है। और एक और चीज देखिएगा ध्यान से, जो व्यक्ति शराब पीता है, ठीक ना, तो शराब पीने से क्या होता है कि उसका क्या होता है, जो अक्सर देखिए जो व्यक्ति शराब पीता है, क्या तो उसको पेशाब बार बार आता है, क्या होता है, पेशाब बार बार आता है, उसका हार्मोन्स का जो होता है, हार्मोन का संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। जो हार्मोन हम लोग को बॉडी में क्या होता है, पेशाब जो आपको पेशाब जो करने के लिए जाते हैं, एक तरह से लगता है कि हमको पेशाब आ रहा है, ठीक ना, ये सब कौन करवाता है, आपका हार्मोन्स करवाता है, ठीक है। अगर यह जो अल्कोहल का यूज करता है तो वो हार्मोन काम करना वहां क्या करता है, बंद कर देता है, जो पेशाब को रोके हुए था, ठीक ना, जल को अंदर रोके हुआ था, अब वह क्या हो गया, वह काम ही करना बंद कर दिया, तो जल क्या होगा, शरीर से ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा। इसलिए शराबी क्या होता है, बहुत ज्यादा वह क्या करता है, पेशाब करता है। अब बहुत ज्यादा पेशाब कर रहा है तो वह बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन बी सी को खपत कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जितना आप पेशाब कीजिएगा उतना अधिक विटामिन बी सी को आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया विटामिन बी सी का कहानी क्या है। विटामिन, अब देखिए ये ए डी ई के, यह ए डी के कहाँ जमा होता है, वसा में जमा होता है। वसा कहाँ है, वसा कहाँ है, वसा है लीवर के पास है। वसा कहाँ है, वसीय उत्तक के पास है, वसीय उत्तक के पास है। यह लीवर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, लीवर को हम लोग कहते हैं यकृत कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, कलेजा कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, जिगर कहते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, आपका लीवर का हिंदी में नाम हो गया, ठीक है। अब वसीय उत्तक को क्या कहते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश इसको क्या कहते हैं हम लोग, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यही दोनों पे जमा होता है, कौन, ए डी ई और के, ये दोनों में जमा होता है। अब क्या बताइए, इसका कमी जल्दी होगा नहीं ना, काहे कि लीवर थोड़े न गिर के बाहर निकल रहा है रोज हमारे शरीर से, या तो वसीय उत्तक हम लोग बॉडी से बाहर निकल रहा है पर डे, क्योंकि इसको हमको ज्यादा कोई कमी हमारे बॉडी में महसूस होगा नहीं, क्या होगा, यह जमा हो जाता है, लेकिन यह क्या होता है, पेशाब के सहारे बाहर निकलते रहता है। चलिए अब हमको समझना है, यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे क्या कौन क्या चीज है नहीं है, ठीक है। अब हम बारी बारी से पहले हम वसा में घुलनशील जो विटामिन है उसको हम पढ़ेंगे, विटामिन ए डी ई के बारे में, ठीक है। चलिए आते हैं अब आपका एनसीईआरटी पे। हाँ, अब इसमें भी जो चीज आएगा हम उस चीज का विच्छेदन करेंगे। देखिए कोई भी पार्ट हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बिना संपूर्ण रूप से समझाए हम आगे बढ़ जाएंगे, या तो जल्दी जल्दी में खींच देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, समय लेंगे लेकिन हाँ समझाएंगे बहुत अच्छे तरह से। चलिए क्या चीज है, विटामिन ए। ये क्या कह रहा है कि देखिए भोजन के घटक विटामिन से, क्या है विटामिन ए, विटामिन से क्या बोल रहा है, आंखों मतलब कार्य इसका क्या है, आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है,
आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ये आंख को कैसे स्वस्थ रखता है इस बात को हम समझते हैं, समझिए ध्यान से। हम लोग का जो आंख जो है, ठीक है, आंख, ठीक है, तो देखिए हम लोग के आंख का एक अंग है, जिगर यानी लीवर भी क्या है, अंग है, किडनी भी क्या है, अंग है, ये मस्तिष्क भी क्या है, एक अंग है, फेफड़ा भी क्या है, एक अंग है। जितना भी अंग है सबका अलग अलग काम है, सब अलग अलग कोशिका से मिलकर बना है। ये ब्रेन तंत्रिका कोशिका से बना है, लीवर हेपेटिक कोशिका से बना है, किडनी नेफ्रॉन कोशिका से बना है, ठीक है। जितना भी अंग लीजिए सब क्या आता है, सब अलग अलग कोशिका से मिलके बना है। हृदय आपका कार्डियक कोशिका से मिलके बना है। हर कोशिका का अलग अलग काम है, इसीलिए उसमें जिसमें जो कोशिका पाया जाता है, जो अंग है, वो सब अलग अलग काम करता है। वो कोशिका के कारण ही सब अंग अलग अलग काम करता है। इसका मतलब यह आंख जो हमारा देखने का काम कर रहा है, यह आंख नहीं कर रहा है, इसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं वह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं कौन कौन कोशिका पाया जाता है। इस आंख में दो प्रकार का कोशिका पाया जाता है, ठीक है। एक होता है कॉन सेल्स, कौन सा, एक कॉन सेल्स होता है, एक होता है रॉड सेल्स, ठीक है। अब कौन मतलब क्या होता है, देखिए याद करने के लिए देखिए, कौन सेल्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं शंकु कोशिका। क्या कहते हैं हिंदी में, शंकु कोशिका, ठीक है। और रॉड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, शलाका कोशिका, शलाका कोशिका। हम बोले थे कि सिर्फ जो है ना बुक को हाईलाइटिंग करते हुए नहीं बढ़ेंगे, हम पार्ट बाय पार्ट समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब समझ देखिए, याद करने का तरीका, कौन और यह है शंकु। और शंकु कैसा आकार का होता है, ऐसा आकार का होता है, कैसा, इस प्रकार का होता है शंकु। और शंकु में यहाँ कौन होता है, इसीलिए अंग्रेजी भी याद रह जाएगा, हिंदी में याद रह जाएगा, कौन सेल्स। तो क्या कहेंगे इसको हम, शंकु कोशिका। अब समझिए देगा, इसी से एक और चीज निकल जाएगा, सी से कौन और सी से कलर, सी से कौन, सी से कलर यानी रंग। यह कोशिका का काम होता है रंग का पता करना, रंग का पता करना। जैसे देखिए कि हम क्या है, जैसे उजला उजला कलर का जो ये हम टी शर्ट पहने हुए हैं, या आप ये देख रहे हैं कि ये उजला है, किसके कारण देख रहे हैं कि उजला है, ये कलर आप जो डिसाइड कर रहे हैं, इसी कोशिका कलर के कारण से, कौन शंकु कोशिका के कारण से आप कलर डिसाइड कर पा रहे हैं। कोई व्यक्ति आ रहा है, वो आप देखिएगा इस शलाका कोशिका के कारण से। कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु को देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं आप इस शलाका कोशिका के कारण से, ठीक है। यानी कोई आदमी आ रहा है, वो देख रहे हैं शलाका कोशिका के कारण से। अगर वो किस प्रकार का, किस रंग का टोपी पहना है, वो शंकु कोशिका बताएगा। किस रंग का जूता पहना है, वो शंकु कोशिका बताएगा। किस रंग का शर्ट पहना है, वो शंकु कोशिका बताएगा। हाँ, वो एक आदमी आ रहा है, ये चीज का आपको पहचान आपको ये शलाका कोशिका देगा, ठीक है। लेकिन हाँ, यह जो कलर में जो समस्या होता है, ये जो शंकु कोशिका में किसी प्रकार का समस्या आ जाएगा तो आपको क्या हुआ, कलर सही से नहीं देख पाइएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कलर विजन। क्या कहते हैं हम लोग, कलर विजन यानी वर्णांधता। क्या कहते हैं इसको हम हिंदी में, वर्णांधता। याद करने का इसमें भी आराम से ट्रिक है। देखिए, वर्ण मतलब क्या होता है, रंग। देखते हैं शादी ब्याह में क्या बोलता है, किस वर्ण का लड़का है, कैसा वर्ण का है, काला है, गोरा है, किससे बोलता है ना, कैसा वर्ण का है। वर्ण मतलब होता है रंग। रंग में क्या होता है, अंधता यानी अंधापन। रंग को देखने में अंधापन यानी रंग सही से, अंधापन सही से नहीं देख पाना, यानी रंग में देखने में अंधापन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते वर्णांधता कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कलर विजन, ठीक है। चलिए, यह किस कोशिका में समस्या कारण से होता है, शंकु कोशिका में से। हाँ, यह जो बीमारी है, यह क्या है, अनुवांशिकी बीमारी है। यह किसी कमी के कारण से नहीं होता। क्या होता है, यह एक अनुवांशिकी बीमारी है, यानी जेनेटिक डिजीज है। क्या है, अनुवांशिकी बीमारी है। आपके पिताजी में है तो उसमें जैसे आप में होने का संभावना बढ़ेगा। यदि किसी में जो भी यदि माता जी में है तो उससे आप में होने का संभावना बढ़ेगा। इसलिए क्या होता है, मेडिकल क्षेत्र में किसी को भी अगर दिए वर्णांधता का समस्या देखा जाता है, कलर विजन देखा जाता है, उसको नहीं लिया जाता है, ठीक है, उसको नहीं लिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो समस्या, उसका जो अनुवांशिक बीमारी का इलाज थोड़ी ना है भाई, उसका इलाज नहीं है, उसका वो इलाज खत्म होगा ही नहीं। अब सामने से कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस ड्रेस में है, किस कलर का ड्रेस में है, और उसको डिफेंस में ले लेगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो हमारे बटालियन का है या किसी और जगह का है, समझ में नहीं आएगा उसको कलर विजन के कारण से, ठीक है। इसलिए वो लोग को क्या होता है कि नहीं लिया जाता है कलर विजन वाले को। लेकिन हाँ, अब आते हैं शलाका कोशिका को लेकर के बारे में। इसमें क्या चीज होता है, जैसे देखिए शलाका कोशिका का काम क्या है, किसी वस्तु को देखना, किसी वस्तु को देखना, कि वो कार है, कि वो
वो वृक्ष है कि वो गधा है, बैल है, कुत्ता है, क्या चीज वो देखना, समझना कि वो क्या चीज है, ठीक है। अब वही पूछेगा कि कुत्ता किस रंग का है, काला रंग का है, तो वो ये देखेगा काला रंग का है, लेकिन कुत्ता है तो ये देखेगा। हाँ, इसको भी देखने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है, ये शलाका कोशिका आपका सही रूप से काम करे, इसके लिए एक रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट होता है। क्या आता है? एक रोडोप्सिन नाम का, समझिए ध्यान से, रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन की मात्रा अगर यदि शलाका कोशिका में भरपूर है तो आप किसी भी चीज को अच्छा से देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, यह रोडोप्सिन बनाता कौन है, यह रोडोप्सिन आता है कहां से, कैसे बनता है शलाका कोशिका में? तो इस रोडोप्सिन को यह रोडोप्सिन जो है यह बनता है विटामिन ए से। किससे? विटामिन ए से। यह विटामिन ए आप खाइएगा तो ये रोडोप्सिन क्या होगा, भरपूर मात्रा में बनेगा। कहां बनेगा? शलाका कोशिका में। जब शलाका कोशिका में रोडोप्सिन बहुत अधिक अच्छा मात्रा में बनेगा तो आप किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाइएगा। इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन ए का कमी होगा तो रोडोप्सिन का कमी होगा, रोडोप्सिन का कमी होगा, शलाका कोशिका में रोडोप्सिन नहीं होगा, आप सही से नहीं देख पाइएगा। हाँ, अब पूछिएगा कि इस विटामिन ए को यह रोडोप्सिन में बदलता कौन है, विटामिन ए को रोडोप्सिन में बदलता कौन है? एक हमारे शरीर में समझ लीजिए एक भीष्म पितामह, कोई भी काम कर लेगा, मल्टी टैलेंटेड है, ठीक है। एक अंग है, कौन है? लीवर, 500 से अधिक प्रकार का काम करता है। यही लीवर क्या करेगा, विटामिन ए को किसमें बदल देगा? रोडोप्सिन में। जैसे आप खाए लीवर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, ठीक है। यह लीवर क्या करेगा, जैसे आप विटामिन ए खाए और उस विटामिन ए को किसमें बदल देगा? रोडोप्सिन में बदल देगा, ठीक है। चलिए और देखिए, इसका लीवर का और काम है। चलिए, इतना तक समझ में आ गया होगा कि हाँ, कि अब जो हम लोग को विटामिन ए किस प्रकार से आंखों का सुरक्षा करता है, यानी हम लोग को देखने में किस प्रकार से मदद करता है। यही विटामिन ए से क्या बनता है? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन के कारण ही किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, क्या कि देखने का काम शलाका कोशिका होता है। शलाका कोशिका तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसमें रोडोप्सिन नहीं होगा। चलिए अब आते हैं, देखने का काम हो गया। चलिए, क्या चीज था भाई? ये था कि कार्य क्या था? आंखों का, ठीक है। और त्वचा को, आंखों का क्या कार्य, आंखों में क्या कार्य है विटामिन ए का, समझ में आ गया होगा। त्वचा को स्वस्थ रखता है। चलिए अब आते हैं इसका मैटर पे, त्वचा को स्वस्थ रखता है। ये त्वचा को स्वस्थ कैसे रखता है? देखिए, हम लोग का जो त्वचा जो होता है, जैसे देखिए हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन जिसे खाते हैं, भोजन के पाचन के दौरान, पाचन प्रक्रिया के दौरान हम लोग के शरीर में मुक्त कण बनता है। मुक्त कण, छोटा सा जिसको मुक्त कण बनता है, वह मुक्त कण एक तरह से सेल के आकार के लगभग होता है, सेल के साइज के आसपास होता है, ठीक है। वह मुक्त कण जिस भी कोशिका के पास जाएगा उस कोशिका को बर्बाद कर देगा। आपके त्वचा के कोशिका के पास यहाँ चलाएगा ना, तो यह त्वचा में क्या जगह झुर्री पैदा कर देगा, मतलब बूढ़ा जैसा लगने लगेगा, त्वचा को सिकुड़ देगा, त्वचा में इन्फेक्शन करेगा, बीमारी पैदा कर देगा। वो कौन? वह मुक्त कण, ठीक ना। उसी मुक्त कण को क्या करता है कि ये क्या करता है, विटामिन ए जो होता है उस मुक्त कण को मारने का काम करता है। जैसे जो भी मुक्त कण को मारता है उसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, यानी प्रतिऑक्सीकारक। यानी विटामिन ए क्या है भाई? विटामिन है, विटामिन ए जो है यह क्या है? प्रतिऑक्सीकारक है, ठीक है। यानी एंटीऑक्सीडेंट है, प्रतिऑक्सीकारक है। प्रतिऑक्सीकारक मतलब क्या हो गया? यह क्या करेगा, जो मुक्त कण है, या विटामिन क्या करेगा, जो मुक्त कण है उस मुक्त कण को क्या करेगा? खत्म कर देगा। जैसे यही मुक्त कण त्वचा को क्या कर रहा था? झुर्री जैसा कर दे रहा था, इचिंग ला देगा त्वचा में, इन्फेक्शन ला देगा त्वचा में, यही सब लाने का काम कर रहा था। विटामिन ए उसी को मार गिराता मुक्त कण को मार गिराएगा, आपका त्वचा ठीक रहेगा। चलिए, क्या करता है? त्वचा को स्वस्थ रखता है, ठीक। चलिए अब आते हैं स्रोत पे। क्या क्या चीज में पाया जाता है? पपीता में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, जितना भी हरा सब्जी है, जितना भी हरी सब्जी है, हरी सब्जी में पाया जाता है, ठीक है। इतना को आप उदाहरण याद रखिए। अक्सर देखिए आपको जो उदाहरण में भी पूछा जाता है ना, तो अक्सर एनसीईआरटी से उठा कर दे देता है, ठीक है। कुछ कुछ इधर उधर देता है, हम एनसीईआरटी को भी फिक्स करके समझाएंगे, और जो इधर उधर से जो कुछ देता है हम उसको भी इंक्लूड करते चलेंगे, ठीक है। जैसे हो गया आपका पालक हो गया, हरी सब्जी हो गया। आप पूछिएगा कि ये जो गाजर है, ठीक है, गाजर से विटामिन ए कैसे प्राप्त करता है, तो आप समझिएगा ध्यान से। देखिए जो गाजर होता है, देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न यहाँ पे डील होगा जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है। जो एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, यदि वो आप क्लास देख रहे होंगे, आपको समझ में आएगा कि नहीं, हम बहुत कुछ है जो कि कवर हो रहा है। जैसे देखिए, ये गाजर जो होता है, गाजर में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है।
आप खाए क्या चीज, गाजर, गाजर में क्या पाता है, बीटा कैरोटीन। क्या आपको विटामिन ए मिला अभी तक, नहीं मिला है, अभी आपके शरीर को विटामिन ए नहीं मिला है। अब जैसे गाजर खाए आपके शरीर के अंदर बीटा कैरोटीन गया, इस बीटा कैरोटीन को आपका लीवर जो होता है, ठीक है, लीवर जो करेजा यकृत कहते हैं, ठीक है, यह लीवर किस क्या करता है, उस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदलता है, विटामिन ए में बदलता है। तब आप विटामिन ए खा रहे हैं, किस प्रकार से खा रहे हैं, गाजर में पाया जाता है बीटा कैरोटीन, उसको लीवर क्या करता है, विटामिन ए में बदल देता है। देखिए लीवर का यहां भी काम है, और उस समय लीवर क्या किया था, फिर इस विटामिन ए को किसमें बदल दिया था, रोडोप्सिन में बदल दिया था, रोडोप्सिन में बदल दिया था ना। यही रोडोप्सिन क्या कर रहा था, आंख का जो कोशिका, कौन कोशिका था, शलाका कोशिका था, शलाका कोशिका था, जो कि किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, इसी कारण से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। देखिए कितना काम कर रहा है। पहले ये क्या किया, गाजर में उपस्थित बीटा कैरोटीन को लीवर किसमें बदल दिया, विटामिन ए में बदल दिया, फिर विटामिन ए को क्या किया, रोडोप्सिन पिगमेंट में बदल दिया, ताकि हम देख भी ले सही से, ठीक है। चलिए और देखिए विटामिन ए का हम लोग इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, जैसे देखिए ये जो बीटा कैरोटीन का हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। आप लोग सुने होंगे गोल्डन चावल, इसका नाम सुने होंगे सुनहरा चावल, इसे याद रखिएगा, सुनहरा चावल। सुनहरा चावल मतलब क्या हो गया, गोल्डन राइस। क्या चीज होता है, क्या कहते हैं इसको, गोल्डन राइस। अब समझिए ध्यान से, यह ऐसा देखिए, इससे किस प्रकार से हम लोग विटामिन ए प्राप्त कर रहे हैं, चावल से। चावल से तभी तक आप सुन रहे थे कि स्टार्च पाया जाता है उसमें, ठीक है, स्टार्च उसमें पाया जा रहा था, और क्या पाया जा रहा था, विटामिन बी पाया जा रहा था, अभी तक ये सुने थे चावल में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस चावल में हम विटामिन ए को कैसे इंक्लूड करते हैं। जैसे कहीं भी बहुत ज्यादा गरीबी वाला क्षेत्र होता है, ठीक ना, वहां पे जैसे कि चावल वो खा रहा है, तो मेरा हम लोग का मकसद ये होता है कि उस चावल में ही उसको और सभी विटामिन मिल जाए। जैसे विटामिन बी तो वो खा ही रहा है, ठीक है, अब उसको विटामिन ए भी देना है, तो ऐसा कुछ सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल करें ताकि उसी चावल में विटामिन ए को इंक्लूड कर दे, और वह विटामिन ए भी खा ले, विटामिन बी भी खा ले, और स्टार्च भी खा ले। यही एक तरह सोच एक जो होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ये सब आता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस चीज को इंक्लूड किया गया। कैसे इंक्लूड किया गया कि जैसे देखिए, जो नॉर्मल जो चावल होता है, जैसे जो भी है नॉर्मल, जैसे सुनहरा चावल मतलब एक चावल लिया, ठीक है, नॉर्मल चावल जो कि हम लोग के खेतों में उपजता है। इस चावल में क्या किया गया, देखिए ध्यान से, यह जो गाजर जो है, गाजर में उपस्थित जो बीटा कैरोटीन है ना, इस गाजर में उपस्थित बीटा कैरोटीन के जीन को क्या किया, निकाल करके, जीन मतलब क्या होता है, आपके अंदर सूचना का एक कोड होता है, वही कोड के आधार पे ही हम लोग, जैसे देखिए क्या होता है कि हम लोग का एक नाक है और मेरे पिताजी को क्या एक ही नाक है, तो ऐसा क्यों है, उनका जो जीन, जो उसका जो कोड है, नाक का जो कोड है, वही सेम कोड मेरे पास आया, तो सिंगल रहा। वही जीन में परिवर्तन के कारण से किसी का देखिएगा कि 5 की जगह पे 6 अंगुली हो गया है, ठीक है, ऐसा देखिएगा, ये जीन में परिवर्तन के कारण से होता है, और उसका एक कोड होता है, वह कोड व कोड क्या होता है, सब में आ जाता है। ऐसे नहीं होता है कि जैसे कि हमारे पिताजी के 2 पैर थे तो मेरा भी 2 पैर है, ठीक है, क्या होता है, उसका जो कोड है वो सेम टू सेम कोड हमारे पास आया, वही कोड में मिसमैचिंग होता है। किसी का देखिएगा कि जो है ना, कहीं अलग एक एक्स्ट्रा अंग बन जाता है, जैसे 6 उंगली हो जाता है, 7 उंगली हो जाता है, ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, वही सब कारण से होता है। समझे ध्यान से, यह क्या किया कि गाजर में उपस्थित बीटा कैरोटीन के किया, इस चावल में क्या किया, इंक्लूड कर दिया इसके जीन को। अब बताइए, चावल में जैसे चावल के बीटा कैरोटीन उसमें इंक्लूड कर दिया, तो अब ये व्यक्ति जो चावल खा रहा है, क्या क्या खा रहा है, इस चावल में स्टार्च तो पहले से भी खा रहा था, विटामिन बी पहले से भी खा रहा था, ठीक है, अब एक्स्ट्रा में क्या खाने लगा, यह इसमें क्या आ गया, बीटा कैरोटीन। क्या आ गया, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए नहीं आया, क्या आया, बीटा कैरोटीन, क्योंकि बीटा कैरोटीन के जीन को इसमें डाला गया है, तो बीटा कैरोटीन आ गया है इसके अंदर है। तो अब क्या करेगा, तो हमारा शरीर तो स्टार्च का इस्तेमाल कर लेगा ऊर्जा के लिए, विटामिन बी का इस्तेमाल कर लेगा। अब जैसे बीटा कैरोटीन हमारे बॉडी को मिलेगा, तो बीटा कैरोटीन को यूज कैसे करेंगे, इसको क्या करेगा, लीवर किसमें बदल देगा, इसको लीवर इसको बदल देता है, विटामिन ए में बदल देता है। अब विटामिन ए का तो हम लोग यूज करते ही हैं, आंखों के लिए करते हैं, त्वचा के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए, ये एग्जाम्स में पूछा गया है, इसीलिए हम इसको भी हम सही रूप से हम समझा दिए। चलिए फिर से आते हैं, जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा। पपीता हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया, दूध हो गया, ठीक है। दूध हो गया या दूध से बना हुआ कोई भी चीज है, जैसे दूध से बना हुआ दही है, दूध से बना हुआ पनीर है, दूध से बना हुआ आपका और जो भी चीज एक्स्ट्रा जो भी चीज बना है, ठीक ना, वो सब में क्या हो जाएगा, विटामिन ए पाया जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है, अभाव, देखिए अभावजन्य, अभावजन्य मतलब कौन सी, अभाव के कारण, ठीक है, अभावजन्य रोग ना, अभाव के कारण रोग। अभाव के कारण रोग क्या होगा, दृष्टि का ह्रास ना,
विटामिन ए कम जाएगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो शलाका कोशिका काम नहीं करेगा। शलाका कोशिका ही आपको बताता है कि कौन क्या है, आदमी है, बैल है, क्या है, तो वही काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दृष्टि का ह्रास तो होना तय है, ये बात हम समझा चुके हैं। अब देखिए लक्षण क्या हो जाएगा, दुर्बल दृष्टि, विटामिन ए कम जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, आपका नहीं बनेगा, रोडोप्सिन नहीं बनेगा, शलाका उसे काम नहीं करेगा, तो आपका दृष्टि कमजोर हो जाएगा, कम दिखाई पड़ने लगेगा, हो जाएगा रतौंधी। अब देखिए रतौंधी क्या होता है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, एक क्या था कलर ब्लाइंडनेस, एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए ये रतौंधी क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस रात में नहीं दिखता है, इसको समझिएगा ध्यान से, रतौंधी के बारे में समझिए थोड़ा सा। क्या है ये रतौंधी, रतौंधी मतलब का इसका हम लोग सीधे अर्थ निकालने के रात में नहीं दिखेगा। देखिए रात का ये मतलब नहीं होता है, मतलब क्या होता है समझिएगा ध्यान से, जैसे हम लोग का जो आंख जो होता है ना, ठीक है, जैसे यहाँ जैसे सूर्य कोई प्रकाश किरण यहाँ आता है, यहाँ रेटिना पे जैसे उसका प्रतिबिंब बनेगा, हम उस चीज को हम अच्छा स्पष्ट रूप से हम देख पाएंगे। ठीक है, अब ये बीमारी जिसको हो जाता है, विटामिन ए की कमी जिसको हो जाता है, तो वो क्या होता है कि ये जो प्रकाश का जो किरण जो होता है ना, फुल लाइट रहेगा, उसको बहुत अच्छा जब लाइट मिलते रहेगा तो ये यहाँ पर जाकर के प्रतिबिंब बनाएगा, यहाँ पर जाकर प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन वही अगर यदि इसको अच्छा लाइट नहीं मिलेगा तो प्रतिबिंब वहां नहीं जाकर के इधरे से बनाना शुरू कर देगा, सही से उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब प्रतिबिंब सही रूप से नहीं बनेगा तो वह सही रूप से देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, प्रतिबिंब बनेगा तभी वह देख पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है कि सिर्फ रात में जब बहुत चकाचक उसको लाइट दे दीजिए नहीं दिखेगा, दिखेगा, मतलब यह है कम प्रकाश में। और कम प्रकाश कब होता है, रात में होता है, शाम के समय में होता है। ठीक ना, शाम के समय में उसको सही से नहीं देखने लगता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रतौंधी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी पूर्ण रूप से देखना बंद हो जाता है और कभी कभी पूर्ण रूप से भी देखना भी बंद हो जाता है। एक और क्या चीज होता है, देखिए विटामिन ए की कमी से समझ लीजिएगा ध्यान से, एक और बीमारी होता है, एक और बीमारी क्या होता है, एक और जीरोफ्थेल्मिया होता है। क्या होता है, जीरोफ्थेल्मिया होता है। देखिए जीरोफ्थेल्मिया में क्या होता है, ये क्या होता है कि आंख में जो होता है, आंख में क्या होगा कि आंसू बनना बंद हो जाएगा। आंख में जो आपका जो आंसू बनता है, यह आंसू बनाने का काम कौन करता है, आपका विटामिन ए ही करता है। यदि विटामिन ए नहीं रहेगा तो आंख में आंसू नहीं बनेगा, आंख में आंसू नहीं बनेगा तो वह क्या हो जाएगा, आंख शुष्क हो जाएगा, पूरा हार्ड हो जाएगा, नेत्र शुष्कता भी इसको कहते हैं। ठीक है, वह क्या हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, आंख सही से काम करना बंद कर देगा। ठीक है, एक और होता है कॉर्निया जीरोसिस होता है। कॉर्निया जीरोसिस में क्या होता है कि उसका जो कार्निया जो होता है, जो कार्निया जो दिख रहा है आपको, ये कार्निया क्या होता है, ऊपर का खराब हो जाता है, उससे क्या होता है फिर उसमें भी सही रूप से आपको नहीं दिखेगा। चलिए जितना है बुक में जितना हो सकता है जो एग्जाम से रिलेटेड है लगभग हम सब चीज का जिक्र कर दे रहे हैं। चलिए कहानी खत्म हो गया विटामिन ए का। आगे देखिए विटामिन B1। देखिए विटामिन बी को लेकर के हम आपको बता दे रहे हैं, विटामिन बी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग विटामिन बी को, देखिए विटामिन बी के बारे में ज्यादा चर्चा उसमें नहीं है। ओहो एक चीज छूटा था उसमें, एक चीज छूटा, हाँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, ये रासायनिक नाम क्या है, आप आगे अभी तक क्या देखे, विटामिन किसके लिए फायदेमंद था, आंख के लिए। आंख में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा तभी आप किसी वस्तु को देख पाइएगा, चाहे कोई परिस्थिति में रहिए। ठीक है, यानी क्या हो गया, रेटिना के लिए यानी आंख के लिए बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसका रासायनिक नाम क्या रखा गया है, रेटिनॉल। क्या रखा गया है, रेटिनॉल, यानी आंख के रेटिना के लिए फायदेमंद होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम। ठीक है, सबका रासायनिक नाम इसी तरह से इंक्लूडेबल है। ठीक है, रटने का कोई जरूरत नहीं है, हम समझा देंगे किस तरह से समझना है। चलिए विटामिन बी के बारे में समझते हैं। विटामिन बी, इसके बारे में बताए थे, ये क्या है, जल में घुलनशील है, इस चीज तो हम समझा चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन। क्या कहते हैं इसको, यह जटिल विटामिन है। क्या है, जटिल विटामिन है। हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं इसलिए क्या कोशिश होता है हिंदी ही लिखे, इंग्लिश बोल देते हैं। ठीक ना, यह जटिल विटामिन है। मतलब देखिए इसका भी भिन्न भिन्न प्रकार है, अलग अलग प्रकार है इसका भी, किसका, विटामिन का भी। कौन कौन सा है समझिएगा ध्यान से। हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हम विटामिन का नाम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ रखेंगे हम रासायनिक नाम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ रखेंगे कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, समझे। अब देखिए कौन कौन हो गया, पहला देखते हैं विटामिन B1। देखिए विटामिन B1,
इससे इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। क्या है इसका रासायनिक नाम? थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी रोग होगा। कौन सा होगा? बेरी बेरी। कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी। अब बेरी बेरी रोग में क्या होता है, आपका जो मांस होता है ना सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। उसका पूरा पैर का मांस सही से काम नहीं करने लगा, आपका होठ का मांस सही से नहीं काम करने लगा। जब होठ का मांस सही से काम नहीं करने लगेगा ना तो बोलने में क्या हो जाएगा? धीरे धीरे तुतलाने लगेंगे। लगातार कंटिन्यू पढ़ाने से क्या होता है कि थोड़ा संतुलन इसका बिगड़ने लगता है। उसके बाद क्या होता है, आपका पैर का मांसपेशी सही से नहीं काम करेगा। जो लकवा जो बीमारी सुनते हैं, लकवा बीमारी में भी यही होता है, आपका मांसपेशी ही काम करना बंद कर देता है, ठीक है। आपका क्या होगा? मांसपेशी सही से काम नहीं करेगा इसमें। चलिए, विटामिन B2, विटामिन B2 रासायनिक नाम इसका क्या होगा? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। आप समझिए ध्यान से, राइबोफ्लेविन। इसमें कौन सा रोग होता है? इसमें रोग होता है आपका किलोसिस। क्या होता है? किलोसिस। ये सब एग्जाम्स में पूछा गया। किलोसिस में क्या होता है? आपका होठ जो होता है ना, होठ जो होता है, होठ फटता है। क्या होता है? होठ फटता है। और क्या होता है? यह मुंह का जो कोन होता है ना, मुंह का ये जो कोन होता है, ये वाला कोन, ये कोन फटेगा। ये होठ फटेगा और मुंह का ये कोन फटेगा, ठीक ना। मुंह का कोन फटता है, मुंह का कोन फटता है, ठीक है। चलिए, अब विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। क्या है? विटामिन B3 का नियासिन। अब समझना है ध्यान से, विटामिन B3 क्या होगा? नियासिन हो गया। इससे इसकी कमी से होने वाला कौन रोग है? पेलाग्रा। कौन सा है? पेलाग्रा। पेलाग्रा के अंतर्गत क्या होता है? आपका डायरिया भी आता है। इसमें क्या होता है? जल की कमी हो जाता है, ठीक है। वो सब रोग इसके अंतर्गत आता है। चलिए, उसके बाद क्या होता है? इसको पेलाग्रा को 3D डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D डिजीज, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, विटामिन B5, इसको कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड। क्या कहते हैं? पैंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? ये एक अम्लीय विटामिन है। एसिड यह क्या है? एक अम्लीय विटामिन है, ठीक है। पैंटोथेनिक एसिड, ठीक ना। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? जनन क्षमता में कमी होगा। क्या होगा? जनन क्षमता में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। किसके? पैंटोथेनिक एसिड यानी विटामिन B5 की कमी से। अगला विटामिन क्या है? विटामिन B6, इसको कहते हैं पायरिडोक्सिन। क्या होता है? पायरिडोक्सिन। इसको क्या कहते हैं? पायरिडोक्सिन। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? आपको रक्त की कमी होगा। क्या होगा? रक्त की कमी। रक्त की कमी हो जाएगा। रक्तहीनता जिसको कहते हैं, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एनीमिया कहते हैं। एक और बीमारी हो जाएगा। देखिए, अगर विटामिन B6 का आपके इस बॉडी में बहुत भरपूर मात्रा में है ना, आप जो सपना रात में जो सपना आते हैं ना, उसको दिन में याद रख लीजिएगा हम रात में क्या क्या सपनाए थे, ठीक है। जो सपना को याद कर पा रहा है कि रात में ऐसे ऐसे सपनाए थे, ये सब सपनाए थे, सब कुछ सपना जिसको याद हो जा रहा है, याद रह रहा है सुबह में, समझ लीजिए उसमें विटामिन B6 का अधिकता है। अगर उसकी कमी से क्या हो जाता है? आपको जो है सपना जो रात का जो सपना होता है उसको भूल जाइएगा, ठीक है। क्या होता है? सपने को याद करने में वो समर्थता, ठीक ना। कमी हो जाएगा तो समर्थ नहीं हो पाइएगा, याद नहीं कर पाइएगा। चलिए, अगला क्या है? विटामिन B7। क्या है? विटामिन B7, इसको क्या कहे? कौन सा हो जाएगा? बायोटीन। कौन सा हो जाएगा? बायोटीन, ठीक है। अब विटामिन B7 से क्या होता है? इससे बाल झड़ने लगता है। क्या हो जाता है? बाल झड़ने लगता है। इसकी कमी से बाल झड़ने लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, विटामिन B9, इसको क्या कहते हैं? फोलिक एसिड। क्या कहते हैं? एक और देखिए, एक और क्या होता है? एसिड वाला आपका विटामिन, फोलिक एसिड, ठीक ना। और इसकी कमी से क्या हो जाता है आपको? इसकी कमी से भी आपको कहता है रक्त की कमी हो जाता है। क्या होता है? रक्त की कमी। इसको रक्तहीनता या उसको क्या कहते हैं हम लोग? एनीमिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद विटामिन B12, विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाए आपका? साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। इसकी भी कमी से क्या हो जाएगा? आपको रक्त की कमी हो जाएगा, यानी एनीमिया हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज जो है देखिए आपके बुक में, इसमें एनसीईआरटी बुक में ये वर्णित नहीं है, लेकिन हम वर्णन इसलिए कर दिए कि एग्जाम से पूछा था। इसका स्रोत भूलिएगा, इसका स्रोत नहीं पूछा जाता जल्दी। विटामिन B का जो है स्रोत सिर्फ याद रख लीजिए कि क्या हो जाता है? आपका चावल होता है, गेहूं हो जाता है, आलू हो जाता है, जितने भी अनाज हैं सभी अनाज में हो जाएगा, आपका दूध में हो जाएगा, जितना भी सब्जी है लगभग वो सब्जी में हो जाएगा, ठीक है। बस
इसका स्रोत कभी नहीं पूछेगा कि हाँ विटामिन B3 में का स्रोत बताइए, ठीक है, ये चीज नहीं पूछता है। चलिए इतना तो हो गया। हाँ इसके बारे में एक और चीज पूछेगा, जैसे साइनोकोबालामिन है यानी कोबाल्ट की मात्रा, इसमें विटामिन B12 में किसकी मात्रा पाई जाती है, यह कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। यही कोबाल्ट क्या करता है, यह आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है, यह आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है। यह आरबीसी कहाँ पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, ठीक है। अब आरबीसी की संख्या रक्त में घटेगा तो रक्त की कमी होगा ही ना। चलिए यहाँ तक आप लोग को हम समझा दिए हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी क्या है, कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसके बारे में इस सब तरह से आप समझ चुके हैं। चलिए चलिए देखिए इसमें क्या चीज है, देखिए क्या है, यह हृदय को स्वस्थ रखता है। हृदय किससे बना, मांसपेशी से बना है। अब विटामिन बी क्या करता है, विटामिन B1 जैसे बेरी बेरी रोग में क्या होता है, मांसपेशी सही से काम नहीं करने लगता है। हृदय तो मांसपेशी से ही बना हुआ है, मांसपेशी सही से नहीं काम करेगा तो हृदय रोग होना है, ठीक है। और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता प्रदान, कोई भी काम कर रहा है तो मांसपेशी से ना, जिसका ज्यादा मसल्स मजबूत होता है। जो जिम जाते हैं किस चीज के लिए, हड्डी मजबूत करने के लिए थोड़ी होता है जिम जाने से हड्डी मजबूत, वो आपका मसल्स मजबूत होता है। जितना मसल्स आपका मजबूत होगा वो उतना कोई कार्य अच्छा कर पाइएगा। और मांसपेशी को अच्छा से एक तरह से कार्य करने के लिए कौन मदद करता है, विटामिन B1 करता है, ठीक है। तो क्या करता है, विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। बात तो ठीक है, करता है ये काम, ठीक है। और किससे मिलेगा आपको, फलियां से मिलेगा, मेवा से मिलेगा, संपूर्ण अनाज से मिलेगा, बीज से मिलेगा, दूध से मिलेगा, या दूध से बना हुआ पदार्थ से मिलेगा। विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से क्या होगा, बेरी बेरी होगा। उसमें बता दें कि सूजन, यदि इसका कमी हो जाएगा आपके हाथ में क्या आ जाएगा, सूजन हो जाएगा, हाथ और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा। क्योंकि सांस भी लेते हैं तो क्या होता है, फेफड़ा हम लोग को किसका बना होता है, मांसपेशी का बना होता है, ठीक है। ये और क्या होता है आपका हृदय जो होता है क्या चीज होता है, मांसपेशी का बना होता है। चलिए अगला क्या है, विटामिन सी। ये क्या हो गया, विटामिन सी। चलिए ये क्या करता है, शरीर को रोगों से बचाता है। अब समझिए ध्यान से विटामिन सी क्या करता है उसको हम समझाते हैं। चलिए देखिए विटामिन सी यह क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अब देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना मतलब क्या होता है जानते हैं, हम लोग के शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया आता है, जैसे कोरोना काल में बहुत व्यक्ति था जिसको कोरोना हो गया, बहुत व्यक्ति था कोरोना नहीं हुआ था, जो टीका नहीं लगाया हुआ था उसको भी नहीं हुआ था उस समय, अब बहुत को हो गया था। ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के आसपास, हमारे शरीर के पास कभी कोरोना नहीं आया होगा उस समय जब उतना फैला हुआ तो आया था, सबके पास, लगभग हर के पास गया होगा, ठीक है। लेकिन जिसका एंटीबॉडी क्षमता अधिक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, यानी रोग से लड़ने का क्षमता अधिक है। रोग से लड़ने का क्षमता मतलब क्या, जिम जाने से आता है नहीं, आपके अंदर क्या होता है वैसे, जैसे आपका ये विटामिन सी की मात्रा अधिक है या रोग प्रतिरोधक क्षमता बनता है, शरीर का एंटीबॉडी पावर अधिक होगा, ठीक ना। शरीर आपका क्या होता है, रोग से लड़ने के लिए ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है। तब क्या कर सकता है, कर सकते हैं आप, रोग से लड़ सकते हैं। जिसके इसके पास ये विटामिन सी की मात्रा अधिक था, यानी विटामिन सी से ही सिर्फ एक रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनता है, बहुत ऐसी चीजों से बनता है, ठीक है। अभी विटामिन सी भी लेकिन हाँ उसी में से है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, जिससे आपके शरीर पे क्या करेगा, बैक्टीरिया यदि हमला करता है तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो शरीर का जो एंटीबॉडी जो बनाता है वो क्या करता है कि उस बैक्टीरिया को मार देगा शरीर के अंदर। जैसे जाएगा तो जैसे वायरस घुसेगा तो वायरस को भी वो मार देगा, ठीक है। आज जिसमें क्या था, ये कमी था, वायरस अंदर घुस गया कोरोना और पूरे शरीर को संक्रमित कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग फेफड़े से किया, धीरे धीरे पूरा बॉडी को किया, ठीक है। आज जिसका क्या था, अंदर मजबूत बॉडी था, उसके असर में एंटीबॉडी पूरा पावरफुल था, जैसे कोरोना गया कोरोना को मार दिया, जिसके कारण वह स्वस्थ रह गया, जैसे कि हम और आप लोग भी जो भी बचे हैं, जिसको नहीं हुआ था कोरोना वो लोग सब, ठीक है। चलिए और क्या करता है, चलिए इसकी जो कमी जो होता है विटामिन सी, ये क्या करता है, एक घाव भरता है। क्या करता है, ये घाव भरता है, ये क्या करेगा, घाव भरेगा। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो जो मांसपेशी मसूड़ा जो होता है ना, ये मसूड़ा, ठीक है, मसूड़ा क्या होता है, फटने लगेगा। क्या हो जाएगा,
फटने लगेगा। अब मसूड़ा में जो घाव भर भी नहीं करेगा, काहे नहीं भरेगा, काहे कि ये विटामिन सी क्या करता है, घाव भरने का काम करता है। समझिए किस प्रकार से घाव भरता है। जैसे कहीं भी आपको चोट लगा, यहाँ चोट लगा है, पूरा गुदा यहाँ से निकल गया, ठीक है, यहाँ से गुदा क्या हुआ, निकल जाता है। फिर देखते होंगे वहाँ पे पूरा गुदा कैसे आ जाता है, वहाँ मांस कैसे आ जाता है, कौन लाता है, यही एक तरह से विटामिन सी क्या करता है, इसको लाने का काम करता है प्रोटीन, इस पे गुदा लाने का काम करता है प्रोटीन। और विटामिन सी क्या करता है, उसको बांध के रखने का काम करता है। जैसे देखिए फसलों में क्या होता है, फसल जो गेहूं जो होता है, गेहूं उपजाने का काम कौन करता है, एक तरह से क्या होता है, धरती से उपजता है वो, ठीक है, और किसान उसको क्या करता है, बांध करके एक जगह रखता है, ठीक ना। एक तरह से विटामिन सी वही क्या करता है, बांध के एक जगह रखने का काम करता है। और प्रोटीन क्या करता है, वहां पे कोशिका को बढ़ाने का काम करता है, कोशिका घाव को भरने का काम करता है। तो दोनों मिलकर काम कर रहा है, इसलिए विटामिन सी के बारे में कहता है ये घाव भरता है, ठीक है। चलिए यह क्या करता है, यह कौन सा जो घाव भरता है, जिसके कारण से क्या करता है, यह स्कर्वी रोग से बचाता है। किससे बचाता है, यदि आपके शरीर में है तो क्या होता है, स्कर्वी रोग से बचाता है, रोग से बचाता है। यदि आपके पास है तो आपको नहीं होगा, भरपूर मात्रा में है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। अभी एसिड वाला कौन कौन विटामिन अभी तक हम पढ़े हैं, आपका विटामिन B5 पेंटेथोनिक एसिड, विटामिन B9 फोलिक एसिड, और उसके बाद देखो ये हुआ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड पढ़े, ठीक है। चलिए अब थोड़ा देखते हैं, अब आपका एंटीसेप्टिक क्या चीज दिया है उसके बारे में थोड़ा देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए ये शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, रोगों से बचाता है, बहुत अच्छा, ठीक है। किसमें पाया जाता है आपका, ये आंवला में पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है, हरी मिर्च में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। एग्जैक्ट इसी प्रकार का आपको उदाहरण दे देगा एग्जाम में, ठीक है। एनसीईआरटी को इसलिए मुख्य माना जा रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में जो उदाहरण है लगभग वही एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। उसके अलग से और एक्स्ट्रा हम देखना चाहेंगे जितना भी खट्टा फल, क्या है, खट्टा फल, खट्टा फल में भी क्या होता है आपका विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला क्या चाहिए, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, वही मसूड़ा सब क्या होता है, फट जाता है, पूरा फट उठ जाएगा, चारों तरफ से ब्लड निकलने लगेगा, ठीक है ना। देखो क्या होता है, कमी से क्या होता है, मसूड़े में खून, जिसको स्कर्वी रोग कहते हैं, घाव भरने में अधिक समय लग जाना, घाव आपको हो जाएगा तो भरवे नहीं करेगा, घाव आपको नहीं भरेगा जल्दी, अगली विटामिन सी की कमी हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, विटामिन डी। चलिए विटामिन डी के बारे में समझते हैं। विटामिन डी क्या बोला, अस्थियों, दांतों, स्वास्थ्य। चलिए देख लेते हैं इसको भी। चलिए देखिए क्या चीज है, विटामिन डी। यह क्या करता है, अस्थि दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। देखिए हम लोग का जो हड्डी जो होता है, क्या होता है, हड्डी होता है, और क्या चीज है, जो दांत है, ठीक ना, ये दोनों का निर्माण क्या होता है आपका, ये कैल्शियम से होता है, और क्या होता है, फास्फोरस से होता है। कैल्शियम से होता है और फास्फोरस से होता है, ठीक ना, ये दोनों का निर्माण। अब समझिएगा ध्यान से, यह आपका विटामिन डी क्या करता है, जो भी हम कैल्शियम वाला चीज खाएं, जो भी हम कैल्शियम वाला चीज खा लिए, जैसे दूध, दूध में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो भी सारा साग सब्जी होता है उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। जैसे बाय द वे नॉर्मली समझिए हम दूध खाएं, दूध खाने के बाद जो भी हम खाते हैं सब पहले कहाँ जाता है, ब्लड में, ब्लड के बाद कहाँ जाता है, कोशिका में जाता है। जैसे हम खाए, क्या चीज खाए, हम दूध खाए, ठीक है, और दूध में क्या था, यह कैल्शियम था, ठीक है। अब यह कैल्शियम क्या हो गया, हमारे किस में गया, भोजन का पचने के बाद कहाँ जाएगा, यह कहाँ चला जाएगा, रक्त में जाएगा, ठीक है। इस कैल्शियम का काम कहाँ पे है, कैल्शियम का काम कहाँ पे है, काम है दो जगह पे, कहाँ जाएगा, ये दांत में जो है काम है, और इसका काम कहाँ है, हड्डी में, क्योंकि यही दोनों क्या होता है, क्योंकि दांत भी बनता है कैल्शियम से, हड्डी भी बनता है कैल्शियम से। तो जहां जरूरत होता है ब्लड का क्या करता है, उसको वहां पहुंचा देता है। ये ब्लड क्या करेगा, इस कैल्शियम को ये दांत के पास पहुंचा देगा और हड्डी के पास पहुंचा देगा, ठीक है। तो दांत भी मजबूत हो गया और हड्डी भी मजबूत हो गया। अब विटामिन डी क्या करता है कि इस कैल्शियम को, ये जो विटामिन डी है, खाए हुए कैल्शियम को रक्त में भरने का काम करता है। विटामिन डी यही काम करता है, कैल्शियम को उठा करके रक्त में भरेगा। इसी प्रकार से एक हार्मोन है, एक हार्मोन भी है, वो हार्मोन भी यही करता है, यहाँ से खाए हुए कैल्शियम को उठा करके वो भी क्या करता है, रक्त में डालता है, ठीक है। वो कौन सा आपका, पैराथायराइड हार्मोन। क्या है, पैराथायराइड हार्मोन। देखिए पैराथायराइड हार्मोन, ये भी क्या आता है, ये गले से ही निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन। ये भी करता है क्या, कैल्शियम उठाकर रक्त में डालेगा। विटामिन डी भी क्या करता है, कैल्शियम उठाकर रक्त में डालेगा। अब नहीं देख रहे हैं कि विटामिन डी का, ये पैराथायराइड हार्मोन का, दोनों का लगभग काम है। इसका मतलब विटामिन डी जो है ये हार्मोन वाला भी काम करता है, इसलिए विटामिन डी को क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, हार्मोन विटामिन कहते हैं। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए अगला है
इसको प्राप्ति कहाँ से, हम लोग इसका प्राप्ति कहाँ कहाँ से होता है, देखिए सूर्य के प्रकाश से होता है, दूध से होता है, बता ही दिए, मक्खन दूधे से बनता है, दूसरी से होगा, मछली, देखिए मछली का जब जिक्र कर रहा है, चलिए थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, हो सकता है नहीं दिखता होगा, इसको बड़ा कर दे रहे हैं, चलिए अब देखिए क्या चीज है, मछली है। देखिए मछली में कौन सा होता है, देखिए मछली का जो लीवर होता है ना, लीवर, मछली के लीवर से जो है ना जो तेल प्राप्त होता है ना, उसमें पाया जाता है, उसमें विटामिन डी भी पाया जाता है, ठीक ना, भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, और विटामिन ए भी उसमें पाया जाता है मछली के लीवर के तेल में। कौन मछली, कॉड नाम की मछली, कौन मछली, कॉड नाम की मछली। अक्सर देखिएगा कहीं सिर्फ मछली नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा कॉड मछली के लीवर का तेल या कॉड लीवर का तेल, क्या रहेगा, कॉड लीवर का तेल रहेगा या कॉड मछली के लीवर का तेल। कॉड एक मछली का एक प्रकार है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है क्या चीज, विटामिन डी भी पाया जाता है इसमें, विटामिन ए भी पाया जाता है। चलिए उसके बाद अंडा में भी क्या पाया जाता है, आपका विटामिन डी पाया जाता है। आज सूर्य के प्रकाश, चलिए अब सूर्य के प्रकाश के बारे में समझते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हम लोग किस प्रकार विटामिन डी प्राप्त करते हैं। चलिए देखिए, जो जैसे सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, ठीक है, ये जैसे हमारा हाथ है, ये क्या है, मेरा हाथ है, ठीक ना, हमारा हाथ का जो त्वचा पे जो होता है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यह कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। हम आपको बताए थे जो वसा, जो हम लोग वसा वाला चीज ज्यादा ग्रहण करते हैं, ठीक ना, वसा से ही हमारे बॉडी में क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से हम ग्रहण किए उसी से कोलेस्ट्रॉल बनता है, हमारा बॉडी भी खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है। जो शरीर के लिए फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल है उसका बॉडी खुद भी बनाता है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या फायदा, यही कोलेस्ट्रॉल था जो कि आपको हार्ट अटैक करवा रहा था, यही कोलेस्ट्रॉल था जो कि आपको ब्रेन हेमरेज करवा रहा था, यही कोलेस्ट्रॉल था जो कि ब्रेन स्ट्रोक करा रहा था, यही कोलेस्ट्रॉल था जो कि हार्ट फेल करवा रहा था, ठीक है, यही कोलेस्ट्रॉल था जिसकी अधिकता से क्या हो रहा था, धमनी काठेनेरिया रोग हो रहा था, ठीक है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। चलिए जब इसका चैप्टर चलेगा तो उसको और अच्छा से बताएंगे। आप देखिए उतना नुकसान तो बहुत पहुंचाया कोलेस्ट्रॉल, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल भी देखिए फायदा करेगा। क्या करता है कि जैसे ही सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण जो होता है, पराबैंगनी किरण, कौन सा, पराबैंगनी किरण, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण जो होता है, जैसे ही यहाँ पड़ेगा त्वचा पे, जैसे यहाँ त्वचा पे पड़ेगा तो यह कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, यह कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ क्या चीज बन जाएगा, विटामिन डी का निर्माण होगा। क्या चीज का निर्माण होगा, विटामिन डी का निर्माण होगा। अभी एक और चीज देख रहे होंगे, ठीक है, समझिए ध्यान से। देखिए यह जो पराबैंगनी किरण को, यह कोलेस्ट्रॉल किस में बदल दिया, विटामिन डी में बदल दिया। यही पराबैंगनी किरण क्या करता है, त्वचा कैंसर करता है। क्या करता है, त्वचा कैंसर करता है, ठीक ना। इसी में देखिए जो दो तरह के रोग व्यक्ति होते हैं, एक काले होते हैं, एक गोरे होते हैं। आप फीस में पढ़े होंगे कि अगर यदि जैसे गोरे हैं, यदि एक जो उजला होता है, उजला क्या करता है कि सभी रंग को क्या करता है, वो परावर्तित कर देता है, अपने में आने नहीं देता है। और जो काला कलर क्या करता है कि सभी रंगों को क्या करता है, अवशोषित करता है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, देखिए समझिए ध्यान से, ये क्या करेगा, जैसे पराबैंगनी किरण जो होता है, जैसे काला कलर का जो भी है, उसमें क्या पराबैंगनी किरण जितना भी अवशोषित होगा, जितना भी अवशोषित होगा, अधिक मात्रा में होगा, वो क्या करेगा, उतना ही अधिक क्या कोलेस्ट्रॉल से क्या करेगा, विटामिन डी का निर्माण कर लेता है, करता है, उसको ज्यादा फायदा इस तरह से होगा, ठीक है। ज्यादा ये सिस्टमेटिक चीज नहीं है, लेकिन एक तरह से समझाने के लिए को हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, ये विटामिन डी का निर्माण हुआ यहाँ पर, सूर्य के प्रकाश से क्या होगा, विटामिन डी प्राप्त हो गया। चलिए हाँ, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, रिकेट्स होगा, रिकेट्स होगा। रिकेट्स रोग में क्या चीज होता है, जैसे आपका, तो जैसे जो आपका हाथ है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपका ये हड्डी है, ठीक है। अब रिकेट्स रोग में क्या होता है, जैसे इसमें विटामिन डी क्या हो जाएगा, विटामिन डी कमी हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये मजबूत नहीं हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा, ठीक ना, थोड़ा लचीला टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और यह क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाने के क्या कारण होगा, यह हड्डी कमजोर हो जाएगा, जब मन तब टूटने का डर रहेगा। यह रिकेट्स बीमारी जो होता है अक्सर किस में होता है, यह बच्चों में होता है, ठीक ना। यदि आप बड़ा होइएगा तो दो प्रकार की बीमारी होता है, एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, क्या होता है, एक ऑस्टियोपोरोसिस, क्या होता है, एक ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें देखिए एक वर्ड दिख रहा है, पोर, एक यहाँ से एक वर्ड को निकालिए, पोर। ऑस्टियोपोरोसिस में पोर आ रहा है, पोर जो होता है, जैसे कि PORE पोर बोलिए या पोर बोलिए, इसका मतलब होता है छिद्र। इसका मतलब क्या होता है, छिद्र। इस बीमारी में क्या होता है, हड्डी के बीच में छेद हो जाएगा। आप बताइए, कोई भी चीज के बीच में अगर छेद हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, उसका घनत्व घट जाता है, उसका टूटने का संभावना ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एक ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होता है। एक और बीमारी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। एक और बीमारी, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग,
मलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। ये सब रोग को याद रखना है बस, उसके और ज़्यादा नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं क्या चीज़ हो गया। अब देखिए क्या चीज़ होगा, विटामिन डी का रिकेट, हाँ, अस्थियों का मुलायम हो जाना, ठीक है, और मुलायम होकर मुड़ जाना, मुलायम होकर के मुड़ जाना। यही जो कोई हड्डी होगा टूटेगा नहीं, वह मुलायम होकर के मुड़ जाएगा और दोनों घुटनावा क्या होता है, सटने लगता है। तो एक और बीमारी आप लोग सुने होंगे, नोकनी डिजीज। क्या था, नोकनी रोग। क्या था, नोकनी रोग। जिसको नोकनी होता है ना, डिफेंस विभाग में इसको नहीं लिया जाता है, क्योंकि नोकनी डिजीज को होगा रनिंग के दौरान क्या होगा, उसका घुटना क्या होता है, आपस में टकराता है, टकराएगा तो उसको क्या होगा, दौड़ने में सही से नहीं बनेगा। इसीलिए क्या होता है, डिफेंस विभाग में जिसको नोकनी रोग होता है उसको नहीं लिया जाता है। या नोकनी रोग भी क्या होता है, विटामिन डी के कमी से ही होता है। चलिए, अक्सर पूछेगा ये विट्रिकेट्स किसमें होता है, बच्चों में होता है, हड्डी का ही रोग है लेकिन बच्चों में होता है। अगला देखिए क्या है, यह कैल्शियम है। कैल्शियम आपको हम बताए, कैल्शियम क्या करता है, आपका हड्डी को मजबूत करता है और दांत को मजबूत करता है। इसके बारे में बताए, हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है, तो बता चुके हैं। किसमें मिलेगा आपको, दूध मिल जाएगा, सोयाबीन मिल जाएगा, सोया दूध मिल जाएगा, ठीक है, दही में मिल जाएगा। दही से अब देखिए दूध में है तो दही में भी होगा, चीज में भी होगा, पनीर में भी होगा, दूध से बना हुआ जितना चीज है सब में होगा, ठीक है। यह अस्थि हड्डी को और दांत को क्या करता है, अगर इसकी कमी हो जाएगा तो हड्डी क्या हो जाएगा, कमजोर होगा, दांत भी कमजोर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, क्या दुर्बल अस्थियां दंत से, मतलब दांत क्या हो जाएगा, टूटने लगेगा और हड्डी कमजोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आयोडीन, आयोडीन के बारे में हम बता चुके हैं। यह शारीरिक मानसिक क्रियाओं को सहायता प्रदान करता है। शारीरिक क्रिया मतलब क्या होता है, थायराइड ग्रंथि एक तरह से क्या होता है, को फूलने से बचाता है, हमको गैगा रोग होने से बचाएगा। और यह क्या करता है, मानसिक संतुलन बनाता है। इसका मतलब तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, काम करने के लिए यह मदद करता है। तंत्रिका तंत्र कोशिका क्या चीज है, हमारी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। हम जैसे कि अब हाथ इतना उठाए, कौन सूचना दिया, हमारा तंत्रिका तंत्र के आदेश से गया है, ठीक है। और नीचे किए क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र के आदेश के द्वारा क्या होता है, सूचना आदान प्रदान होता है। इसको हम करते हैं, जब हम तंत्रिका तंत्र चैप्टर हम पढ़ाएंगे उस समय इस चीज के बारे में और व्याख्या रूप से हम बताएंगे। चलिए अब क्या होना चाहिए, देखिए आयोडीन कहाँ मिले, किसमें मिलेगा आपको, आयोडीन युक्त नमक में मिलेगा आपको। उसके बाद सिंघाड़ा जो होता है उसमें मिलेगा, समुद्री शैवाल में मिलेगा। क्यों, क्योंकि आयोडीन क्या, आयोडीन किसमें मिलेगा, समुद्री शैवाल मिलेगा। पत्थर के रूप में भी आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। चलिए या किससे हो जाएगा, घेगा रोग हो जाएगा, ग्वाइटर रोग हो जाएगा, गलगन रोग होता है, ठीक ना। गर्दन के अगर भाग में सूजन, गर्दन के अगर भाग में सूजन यानी फूल जाना हो जाता है। सूजन का मतलब ये क्या होता है, किसी चोट के कारण से फूल जाना होता है। किसी चोट के कारण से आपको कोई त्वचा से हाथ या पैर फूल गया तो बोलेगा सूजन हो गया। चलिए आयरन लौह तत्व, आयरन क्या हो गया, लौह तत्व क्या कहता है, रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। यह क्या है, रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। किसमें पाया जाता है आपका, अरे चलिए इसके बारे में पहले हम समझाते हैं, थोड़ा सा आयरन के बारे में समझना जरूरी है। आप जो पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, ये खनिज लवण पढ़ रहे हैं। ये दोनों क्या है, खनिज लवण है, ये तीनों, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, रक्त का प्रमुख घटक है। कैसे है रक्त का प्रमुख घटक समझिएगा ध्यान से। जो रक्त जो होता है हम लोग का, ठीक ना, रक्त में आप नाम सुने होंगे, क्या पाया जाता है आपका, आरबीसी। क्या पाया जाता है, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका। रक्त के 3 प्रकार कोशिका आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उसमें क्या आता है, एक कोशिका आता है, क्या आता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिका। यही लाल रक्त कोशिका में क्या होता है, क्या पाया जाता है आपका, या हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब समझिएगा ध्यान से, क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। आप समझिए ध्यान से, हीमोग्लोबिन, ये जो हीमो जो वर्ड है, यही हीमो वर्ड क्या है आपका, यह आयरन है। यह क्या है, आयरन है। हीमो वर्ड क्या है, यह आयरन है, यानी इसको क्या कहेंगे हम लोग, लौह तत्व कहते हैं। अब देखिएगा हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि जैसे देखिए हम जो ऑक्सीजन क्या किए, नाक से क्या लिए, हम नाक से हम टोटल हवा लिए, माना हवा लिए, जिसमें सब कुछ था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, क्या था आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ था। जैसे यह नाक से हवा लिए, यह हवा कहाँ पहुंचा, यह हवा पहुंचा फेफड़ा में, ठीक है। अब फेफड़ा क्या करता है, इसमें से ऑक्सीजन को ही सिर्फ, O2 को ही सिर्फ कहाँ जाने देता है, यह रक्त में जाने देता है। किसमें जाने देता है, रक्त में जाने देता है। अब इस O2 को कहाँ ले जाता है, यह रक्त में जो उपस्थित जो होता है HB यानी हीमोग्लोबिन, यह HB यानी हीमोग्लोबिन जो होता है, यह क्या करता है, यह O2 को यह कहाँ लेके आता है, इसको O2 को लेकर के आ रहा है, कहाँ लेकर के आ रहा है, ये लेकर के आएगा कोशिका के पास। किसके पास लेके आएगा, यह कोशिका के पास लेकर के आता है O2 को। क्यों लेके आता है O2 को, आपको हम पहले भी इस चीज का हम अभिक्रिया हम बता चुके थे। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भी कहाँ जाता है, कोशिका के पास
ठीक है। और जा करके क्या चीज से भोजन ग्रहण किया उससे हमको क्या मिला, ग्लूकोज मिला। तो C6H12O6 से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ठीक है। और सांस जैसे लिए वो किससे को क्या आया, हमको ऑक्सीजन मिला। क्या मिला, ऑक्सीजन। यह ग्लूकोज को क्या करता है, ऑक्सीजन तोड़ता है। ग्लूकोज को सिर्फ ऑक्सीजन ही तोड़ सकता है। तोड़ करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और प्लस ATP के रूप में ऊर्जा बनता है। यही ऊर्जा के कारण हम बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं। अब समझिएगा ध्यान से। अब देखिए अगला जो पॉइंट है उसको हम समझाएंगे, देखिए कितना मजा से समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो सिर्फ बुक में सिर्फ इसमें टिक मार देंगे तो मजा नहीं आएगा। क्या चीज है कि रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। रक्त का तो महत्वपूर्ण घटक है ही, ऑक्सीजन को ले जाने का काम कर रहा है। ऑक्सीजन का जाना बहुत जरूरी है। चलिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण से क्या होगा, ऊर्जा बनेगा हम लोग के शरीर में। जब ऊर्जा नहीं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। चलिए हरे पत्तेदार साग में, जो हरे पत्तेदार साग होता है उसमें पाया जाता है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, पालक हो गया, ठीक है, या हरी सब्जी, कोई भी हरी सब्जी है, कोई भी हरी सब्जी है, सब में पाया जाता है। चुकंदर में हो गया, अनार में हो गया, ठीक है। चलिए यही उदाहरण भी याद रखिएगा। इसके क्या हो जाता है, देखिए इसकी कमी से क्या चीज होता है, समझिए ध्यान से। देखिए खून की कमी, देखिए इसकी कमी से क्या हो जाएगा, आपको खून की कमी हो जाएगा। खून की कमी मतलब क्या हो जाएगा, एनीमिया। अब देखिए आपको हीमोग्लोबिन में क्या, जैसे हीमोवर्ड हट जाएगा तो रक्त का तो एक अंग है आरबीसी। आरबीसी में सबसे अधिक क्या, आरबीसी में सिर्फ हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है। इसका मतलब एक आरबीसी, एक कोशिका तो खत्म हो गया रक्त का। 3 कोशिका होता है ना, 3 प्रकार का, एक होता है आरबीसी, होता है WBC, प्लेटलेट्स होता है, उसमें आरबीसी तो कम गया। अब अगर ये पार्ट कम रहा है जिसका रक्त का कमी होगा ही ना, जिसके कारण क्या होता है, खून की कमी हो जाता है, यानी एनीमिया होता है, यानी रक्त अल्पता, यानी रक्त अल्प हो गया, यानी कम हो गया है। अब क्या होता है, इसकी कमी से बीमारी कौन सा हो जाएगा कि दुर्बलता, यानी कमजोरी। कमजोरी नहीं होगा, ऑक्सीजन, देखिए अब क्या हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है। आप खूब सांस लीजिए, हवा लिए, वहां से फेफड़ा के पास ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन खूब दे दे रक्त के पास, ठीक है। अब यह ऑक्सीजन आ गया है रक्त के पास, यह हीमोग्लोबिन उसको कोशिका तक नहीं लाएगा, तो ये रक्त में ही रह जाएगा O2 है। और जब कोशिका के पास नहीं आएगा तो ग्लूकोज को तोड़ेगा नहीं, ऊर्जा बनाएगा नहीं। इसलिए कोशिका के पास आना जरूरी ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को कोशिका पास लाता है कौन, तो हीमोग्लोबिन लाता है, ठीक है। यही कारण से यदि आपके पास आयरन का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको दुर्बलता हो जाएगा, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई नहीं होगा। इस कोशिका के पास अगर यदि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा या ऊर्जा नहीं बनाएगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाइएगा। आप सोचिएगा सांस कस के लेते हैं, जोर जोर से सांस लेंगे तब जाकर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा वहां पर। लेकिन यहाँ आपका हीमोग्लोबिन ही नहीं है। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो यह ऑक्सीजन रक्त तक तो आ रहा है या कोशिका तक नहीं जा रहा है, तो आपको सांस का समस्या हो जाएगा। आपका शरीर जो सांस समस्या मतलब शरीर एनर्जी का ज्यादा मांग करेगा, आप जोर जोर से आप सांस लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यह ऑक्सीजन आपको यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा है। हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग कितना, देखिए कम से कम, देखिए 11 से लेकर के कम से कम 14 के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। कम से कम 11, अधिकतम 14। जब ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें इसके बारे में संपूर्ण रूप से बताएंगे, ठीक है। चलिए विटामिन और खनिज, चलिए और कुछ विटामिन है उसके बारे में बता दे रहे हैं। जैसे देखिए कुछ विटामिन जो बुक छोड़ा है, जैसे देखिए आपका हो गया विटामिन ई। क्या छोड़ा है, विटामिन ई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेकोफेरोल। क्या कहते हैं, टेकोफेरोल। अब समझिएगा ध्यान से, टेक मतलब क्या होता है, जन्म लेना। टेक मतलब क्या होता है, जन्म लेना, ठीक है, जन्म लेना होता है, ठीक ना। टेक मतलब क्या होता है, जन्म लेना। यह विटामिन, जिसे देखिए किसी का भी रासायनिक नाम जो होता है ना, उसके मायने समझ में आ जाता है, ठीक है। इसका नाम टेकोफेरोल क्यों होता है, क्योंकि इसका टेकोफेरोल मतलब होता है जन्म लेना। इस जन्म लेना, इसका मतलब विटामिन ए क्या करता है कि जनन प्रक्रिया में मदद करता है। जनन प्रक्रिया में मदद करता है। यह कैसे करता है, यह शुक्राणु का निर्माण करवाता है, ठीक है, और अंडाणु को परिपक्व करता है। यही दोनों से जनन की प्रक्रिया होता है। अगर यदि देखिए यदि पुरुष में विटामिन ई का कमी हो जाएगा तो पुरुष नपुंसक हो जाएगा, ठीक है। वह जनन प्रक्रिया में उसका कोई योगदान नहीं रह पाएगा, क्यों, उसका शुक्राणु नहीं बनेगा सही से, ठीक है। इसलिए विटामिन ई की मात्रा होना चाहिए, ठीक है। यदि मादा में विटामिन ई की कमी हो जाएगा तो वह अंडाणु उसका परिपक्व नहीं हो पाएगा, तो वो भी क्या, वो जनन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण देखिए आप हो गया, इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका गेहूं हो जाएगा। बहुत बार गेहूं के बारे में पूछा गया, ठीक है। और हल्दी और एक और इसका गुण जान लीजिए, यह बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, सर्वाधिक एंटीऑक्सीडेंट वाला। क्या है ये,
सर्वाधिक एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है? प्रतिऑक्सीकारक। क्या है? प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक हम आपको बताए थे, भोजन प्रक्रिया के, पाचन के प्रक्रिया के दौरान कुछ मुक्त कण होता है जो निकल जाता है, ठीक ना। वह मुक्त कण जिस पे हमला कर देगा, जहाँ शुक्राणु कोशिका पर हमला कर देगा, शुक्राणु कोशिका को नष्ट कर देगा, जहाँ अंडाणु कोशिका पर हमला कर देगा तो अंडाणु कोशिका को नष्ट कर देगा, ठीक है। एक तरह से यही जो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट का जो गुण पाया जाता है विटामिन ई का, यह क्या करता है? उस मुक्त कण को मारता है। सबसे पावरफुल जो प्रतिऑक्सीकारक है कौन है? विटामिन ई है। विटामिन सी भी प्रतिऑक्सीकारक है, विटामिन ए भी है, लेकिन सबसे ज्यादा यह है प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है। और विटामिन ए के बारे में एक और चीज लिख लीजिएगा कि विटामिन ए जो होता है संक्रमण से बचाता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन ए क्या करता है? संक्रमण से बचाता है। चलिए, संक्रमण मतलब क्या चीज होता है? जैसे कि हमको कोई रोग है, हमसे किसी और को छूने से हो गया, बात जैसे होता है ना कि जहाँ थूक फेंके हैं, कोई से टीबी का बीमारी जिसको होता है, उसका यदि कहीं थूक फेंक दिया है, कोई व्यक्ति उसके थूक को छू लिया तो उसको भी टीबी हो जाएगा। इसी प्रकार की बीमारी को संक्रमण बीमारी कहते हैं। अब विटामिन ए जो होता है यही संक्रमण विटामिन से बचाता है, ऐसी बीमारी से हमको बचाता है, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग देखे होंगे यह एंटीऑक्सीडेंट जो होता है प्रतिऑक्सीकारक है, तो यह भी क्या करेगा? त्वचा को बहुत फायदा प्रदान करता है। क्या करता है? त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी क्या करेगा? त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। त्वचा में कोई तरह की बीमारी नहीं होने देता है, उसमें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो देता है। त्वचा क्या करेगा? सॉफ्ट रहेगा, उसमें चमक रहेगा, बहुत अच्छा स्वस्थ रहेगा त्वचा। इसलिए क्या क्या होता है? जो शादी से पहले सबका जो हल्दी का जो रस्म होता है वह इसी कारण से होता है। क्यों? क्योंकि हल्दी बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट चीज है, ठीक है। लोग जाने या ना जाने, लेकिन इस प्रथा को वो निभा रहा है, वो एक अच्छा है। चलिए, और एक और क्या चीज छूटा है? विटामिन के छूटा है। क्या छूटा है? विटामिन के। चलिए देखिए, विटामिन के ये क्या करता है? यह रक्त का, इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या है? समझिए ध्यान से, फिलोक्विनोन। आप समझिए ध्यान से, फिलोक्विनोन मतलब, फिलो मतलब क्या होता है? फील करना। फिलो मतलब क्या होता है? फील करना। फील करना मतलब क्या होता है? भरना। फील करना मतलब क्या होता है? भरना। और ये भरता क्या चीज है? जैसे हम लोग का क्या, ये रक्त का नस है, सॉरी रक्त जो प्रवाहित जो होता है ये नस है। और नस में क्या होता है? किसी कारण से बस क्या होता है? नस कट गया, चोट लग गया आपको, उससे कट गया। किससे कट गया है? चोट लगा और उसी से कट गया हो। तो अब देखिए ध्यान से, देखिए कट गया। अब यह जो रक्त जो इधर जो जा रहा था, इसको जाना था इधर, ठीक है, और रक्त क्या हो जाएगा? अब कट गया तो शरीर से क्या हो जाएगा? ये बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। यही ये रक्त को क्या करता है? जो बाहर जो निकलने लगता है, इसी को भरने का काम करता है। यहाँ जो भर देगा, यहाँ भर देगा तो फिर रक्त आराम से बाहर जाते जाएगा, ठीक है। इसी को भरने का काम कौन करता है? विटामिन के। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? फिलोक्विनोन। इसका इससे अकेले ये नहीं करता है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इसका मदद कौन कौन करता है? आपका कैल्शियम भी करता है। हाँ, वो जो कैल्शियम था, कैल्शियम भी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। कैल्शियम भी करता है इसका मदद जो होता है ना, इसका देखिए प्लेटलेट्स भी करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स भी करता है। और कुछ हार्मोन्स होता है, अति प्रोटीन होता है, प्रोथम्बिन प्रोटीन होता है, वो भी करता है। चलिए आगे फिर बताएंगे। चलिए यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। चलिए यहाँ तक का कहानी खत्म हो गया। अगला देखते हैं। हाँ, अगला वही सब चीज का जिक्र है, ठीक है। सेम जो चीज बता चुके हैं, ये सब बता चुके हैं। चलिए देखिए, यह दूध है, ठीक है। विटामिन ए का उदाहरण दूध है, पपीता है, गाजर है, आम है, ठीक है। और विटामिन B1 का उदाहरण गेहूं हो गया, अलसी बीज हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, पनीर हो गया, कद्दू का बीज हो गया, ठीक है। विटामिन डी का उदाहरण आपको दूध हो गया, मछली हो गया, ठीक है, मक्खन हो गया। उसके बाद क्या? खाद मशरूम हो गया। उसके बाद ही क्या? विटामिन सी का उदाहरण हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया, संतरा, अमरूद, हरी मिर्च, नींबू, ये सब चीज बता चुके हैं, ठीक है। इसमें जितना भी है वो सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद एक पॉइंट थोड़ा सा इसमें बताते हैं, क्या चीज लिखा हुआ देखिए। हाँ, बोला था कि विटामिन और खनिज को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन को हम क्या क्या बताए थे? विटामिन एक कार्बनिक तत्व है, विटामिन क्या एक सहायक आहार है। उसके बाद एक और चीज जान लीजिए, विटामिन सुरक्षात्मक पोषक रोग से बचाता है विटामिन, इसलिए इसका नाम रख दिया है सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। इसमें जितना लिखा गया ये सब वर्ड हम सब समझा चुके हैं उसी चीज में, ठीक है। चलिए अगला क्या चीज है?
हाँ अगला क्या देखिए, कच्ची और पकी हुई साग भाजी आप में क्या अंतर होता है, मतलब जो कच्चा है जो पका हुआ उसमें क्या चीज अंतर है, उस चीज के बारे में देखिए। क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने वाले साग सब्जी कभी कभी अपना चटक रंग खो देते, जो जैसे स्टार्टिंग में जो कच्चा जो रहता है उसमें कुछ चमक रहता है, पकने के बाद उसका चमक क्या होता है, खत्म हो जाता है। वही बोल रहा है नरम और कम कुरकुरी हो जाती है। खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उसमें से विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम से पूछा गया कौन सा विटामिन है जो कि गर्म होने के बाद या भोजन के पकने के दौरान क्या होता है, वो नष्ट होता है। विटामिन सी भी होता है, विटामिन बी भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। चलिए अगला है क्या चीज, ये प्रश्न पूछ रहा है, ये उससे पूछ रहा है कि क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है। हमें सभी पोषक तत्व पौधे और जंतु से होता है। पोषक तत्व में कौन कौन था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब था, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, जैसे चावल हो गया, बाय द वे दूध हो गया। जैसे चावल कैसे प्राप्त होता है, पौधे से प्राप्त होता है। दूध किससे होता है, जंतु से प्राप्त होता है। ये बोल रहा है सिर्फ पौधे जंतु से इनको पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो देखिए इनका क्या आंसर होता है कि नहीं, नमक जैसे पोषक तत्व हमें समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त होते हैं। जैसे नमक के बारे में बताए थे, गुजरात में जो उसके उत्पादन हो रहा था, ठीक है, किससे होता है, ये समुद्र के पानी से भी होता है और चट्टान से भी होता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और ये भी बता रहा है, अब ये बोल रहा है कि साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी भी बनता है। ये भी हम बता चुके हैं। चलिए अब अगला एक पॉइंट होता है कि फल और साग आहार्य रेशे से भरपूर होते हैं। अब एक नया टॉपिक आता है, फल और साग आहार्य रेशे यानी फाइबर से भरपूर होते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहता है, रेशा बोलिए, फाइबर बोलिए, इसी को रुक्षांश बोलिए। रेशा बोलिए, फाइबर बोलिए, रुक्षांश बोलिए, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। अब ये कैसे फायदेमंद होता है, ये एक रेशा एक फाइबर एक अलग चीज आ जाए, ये क्या होता है, ये पचता ये भी नहीं है, पचता भी नहीं है, लेकिन इसका काम होता है आहार नाल। आहार मतलब कि आहार, देखिए आहार मतलब क्या हो गया, भोजन। नाल मतलब क्या, नली। भोजन जिस नली से मुंह से खाने के बाद जिस नली से होकर के गुजरते गुजरते क्या होता है कि एनएस के माध्यम से, जो गुदा के माध्यम से जो बाहर निकल जाता है, वहां तक ये क्या करता है आपका, ये रेशा क्या करता है, जो गंदगी होता है वो सब चीज को क्या करता है, धकेल धकेल के बाहर निकालने का काम करता है। इसका काम क्या होता है रेशा का, समझिएगा ध्यान से। चलिए एक उदाहरण, चलिए समझिए ये करता क्या चीज है, ये आपका फाइबर। जैसे देखिए कि यहाँ क्या आमाशय है, यहाँ से भोजन पचा, ठीक है। फाइबर क्या करेगा, यहाँ से भी जो भी भोजन को क्या करता है, धकेलने का काम। भोजन कैसे आता है, मुख से ग्रहण किया, आमाशय में पचा, आमाशय के बाद क्या, ये जो पीला पीला जैसा झिलमिल जैसा जो है, ये छोटी आंत है। ये पीला वाला क्या है, ये छोटी आंत है। ये बड़ा वाला क्या है, ये जो बड़ा वाला, ये जो शेप दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका बड़ी आंत है। भोजन कैसे आता है, जैसे मुंह से ग्रहण किया इस तरह से भोजन आएगा, ये आमाशय के पास, ये आमाशय, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टमच कहते हैं, ठीक है। यहाँ से भोजन कहाँ आएगा, छोटी आंत में। और छोटी आंत में क्या होगा, भोजन आते आते क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से जुड़ेगा किसमें, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जुड़ने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये बाहर निकल जाएगा। फाइबर क्या करता है कि यह क्या करेगा, जो जल का जो होता है ना, जल को क्या करता है, मात्रा को अवशोषित करके क्या करता है, बढ़ाता है। आप समझिएगा ध्यान से, जो भोजन जो होता है, ये छोटी आंत को सबसे लास्ट पार्ट होता है, इसको हम विली या विलाई कहते हैं। जब पाचन तंत्र पढ़ाएंगे उसमें और अच्छा समझाएंगे, तो नॉर्मल समझ लीजिएगा। जितना भी भोजन जो हम खाए हैं, सब भोजन यहाँ तक में पच जाता है। पच जाने के बाद यहाँ से एक नली गुजरता है, एक नस गुजरता है, क्या होता है, सब भोजन इसी में समा जाता है। और इसके माध्यम से सब भोजन कहाँ चला जाता है, पहले लीवर के पास जाता है, शुद्ध होता है, उसके बाद बॉडी के सवंग के पास जाता है, ठीक। अब जो भोजन पचा हुआ था वो तो इधर चला जाता है, ठीक है, लेकिन जो पचा हुआ नहीं भोजन है वो किधर जाता है, वो क्या होता है, इस रास्ते के सारे क्या होता है, ये बड़ी आंत में प्रवेश करता है। अब देखिए जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट चीज है, वो चला गया है, बड़ी आंत में चला गया है इधर से। तो अब क्या करना है कि इस अपशिष्ट चीज को तो आगे बढ़ाना है। इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, धकेलने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। किसका आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो यही बड़ी आंत के पास पानी को अवशोषित किया जाता है। तो अवशोषित करने में मदद कौन करता है आपका, यही आपका फाइबर करता है, यही आपका रेशा करता है, यही आपका रुक्षांश करता है, ठीक है, यही काम करता है। अब देखिए पानी भरपूर मात्रा में आएगा यहाँ पे। अब पानी क्या करेगा, ये अपशिष्ट को इस तरह से करते 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 धकेलते 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 क्या करेगा, इधर से बाहर निकाल देगा,
ठीक है। अगर यदि बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या हो जाता है, जो गैस का जो समस्या होता है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर के यहाँ पे मल जो होता है, मल के रूप में यहाँ क्या हो जाएगा, अटक जाएगा। अब यहाँ से पानी आएगा तब ना इसको धक्का देगा, ऐसे थोड़े कि हाथ से या कोई चीज से कोई लाठी अंदर डाल करके आप धक्का दीजिएगा, पानी ही धक्का देगा ना। तो वही क्या करता है, फाइबर क्या करता है, ये पानी को जमा करके क्या करता है, धक्का दिलवाता है। अगर ये धक्का नहीं देगा तो यह क्या होगा, धीरे धीरे समय बीतते बीतते और सड़ेगा, और सड़ने से क्या होता है, यही जो बीमारी आप सुनते हैं कब्ज जो होता है, कब्ज यही सब कारण से होता है। ठीक है, तो कब्ज हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा क्या हो जाएगा, गैस बनेगा, धीरे धीरे क्या करेगा और यह समस्या पैदा करेगा, और क्या होगा, यह मल जो होता है, अपशिष्ट जो गंदगी जो है, यह क्या होता है, शरीर से बाहर आपका नहीं निकल पाएगा। यह फाइबर बहुत फायदेमंद चीज है। चलिए अब क्या बोलता है इसके बारे में, आवश्यक पोषक तत्व, इसको बड़ा कर देते हैं तब मजा आएगा। चलिए क्या चीज है कि आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त, आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहार्य रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहार्य रेशा और जल की आवश्यकता होती है। आहार्य रेशे जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं कर, मतलब कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करता है, कोई शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ठीक ना। फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद कर, जो भोजन नहीं पचा है, अनपचा हुआ जो अवशेष बचा है, छुटकारा मतलब शरीर से जो बाहर निकल गया तब ना हम छुटकारा पाए, गंदगी बाहर निकलेगा तब छुटकारा पाए, वही छुटकारा पाता बाहर निकलता है। और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। मल के सुचारू जो मल जो होता है, जो बाहर निकलेगा जिस रास्ते को, उसको सही रूप से क्या करता है, रास्ता क्लियर करता है। इसके वजह से आपको हम समझाए इससे पहले, आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। रुक्षांश जो फाइबर जो होता है मुख्य रूप से पादप उत्पाद, जिसे फल से प्राप्त होगा, आपको सब्जी से प्राप्त होगा, जितना सब्जी खाइए अधिक, ठीक है, उसमें क्या होगा, उतना अधिक फाइबर पाया जाता है। हरे पत्तेदार साग, पताजे, फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत है। इसमें क्या बोल रहा है कि मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है, ठीक है, यानी मल त्यागने में कठिनाई होती है, ठीक है। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशे युक्त खाना का सलाह क्यों दिया गया। हमने बच्चा को इतना समझाया तो ये बच्चा इतना समझा कि हाँ, मेरे दादी को क्यों बोला जा रहा है कि फाइबर वाला खाइए, इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि उसको मल त्यागने में कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको मल से जो ना मल उसके शरीर से बाहर अच्छा से निकलेगा, जिससे उसको कब्ज की बीमारी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या चीज देखिए, जहां तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ पौधों से मिलने वाला खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। किसके बारे में वर्णन कर रहा है, ये जल के बारे में। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। यह भोजन से पोषक तत्व को अवशोषित करने में शरीर की सहायता प्रदान करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग के शरीर में जहाँ अपशिष्ट जो गंदगी जो होता है, जैसे यूरिया है, यूरिया हमारे शरीर में गंदगी होता है, वो नुकसानदेह होता है। हम लोग के शरीर में क्या होता है, जैसे अब लोग प्रोटीन का अधिक सेवन किए हैं, समझिए ध्यान से, हम प्रोटीन का अधिक सेवन किए हैं तो उससे बन जाता है अमोनिया। क्या बन जाता है, अमोनिया। इस अमोनिया को क्या करता है, हम लोग का जो लीवर जो होता है उसको बदल देता है किसमें, यूरिया में। क्या अमोनिया बहुत हानिकारक होता है, अब यूरिया में बदल देता है। अब यूरिया भी तो अपशिष्ट चीज है, इस यूरिया को भी शरीर से बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए क्या करना है, तो इसको क्या करता है, ये मूत्र में डाल देता है। अब मूत्र में क्या पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल। और उसी जल में क्या करता है, ये यूरिया जो होता है, यह जल के साथ क्या होता है, यह यूरिया मिल जाता है। ये तो यूरिया ही मिलता है, उसके साथ साथ और क्या मिलेगा, जो भी चीज ज्यादा हो जाएगा, जो भी मिनरल ज्यादा हो जाएगा, कैल्शियम अधिक हो जाएगा कैल्शियम भी चलाएगा, पोटेशियम अधिक हो जाएगा पोटेशियम भी चलाएगा, सोडियम अधिक हो गया सोडियम भी चलाएगा। मूत्र मतलब क्या होता है, जो भी शरीर में अधिक हो जाता है उसको बाहर निकाला जाता है, जो गंदगी है उसको बाहर निकाला जाता है। उसको कुल मिला के क्या कहेंगे लोग, मूत्र कहेंगे, ठीक है। ये मूत्र के सारे क्या होता है, ये बाहर निकलता है। यदि जल नहीं होता तो यूरिया को किसके सारे बाहर निकाल पाते, सिर्फ यूरिया को बाहर निकाल पाता नहीं है, जल में घुल करके यूरिया भी बाहर निकलता है। कोलुथुर गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत किसने किया था, कोलुथुर गोपालन ने, ठीक। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों
के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार का संतुष्टि की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति के लिए एक सर्वेक्षण का नेतृत्व किया जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा, अन्य खाद्य पदार्थों घटकों के व्यापक रूप से कमियां पहचान कर। इसका मतलब समझिए ध्यान से, इसका मतलब ये यह कह रहे हैं जैसे हम लोग जो भी कुछ भी लीजिए, कुरकुरे का ले लीजिए, ठीक ना, कुरकुरे का पन्नी लीजिएगा ना, उसमें पीछे लिखा होता है कार्बोहाइड्रेट कितना ग्राम, प्रोटीन कितना ग्राम, सोडियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, आयरन कितना है, उसे एक लिस्ट बना होता है, ठीक ना, वो लिस्ट लिखा होता है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको इसे कार्बोहाइड्रेट का अधिक जरूरत है, उसमें जब कार्बोहाइड्रेट अधिक दिख रहा है तो उसका सेवन कीजिए। आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नुकसानदेह है, उसमें देख लिया हो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इसमें है, तब इसका हम सेवन नहीं करेंगे। हर चीज में आप कुरकुरे लीजिए, चिप्स लीजिए, कोई भी चीज लीजिए, पनीर लीजिए, दुनिया कोई भी चीज लीजिए, हर चीज का जो उसका जो पेज होता है, उसका जो पन्नी होता है, पॉलिथीन होता है, ऊपर कवरिंग होता है, उस कवरिंग में एक लिस्ट बना हुआ होता है सबका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए लागू की गई है जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी पीएम पोषण कहते हैं, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सहायता से प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना में देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण। चलिए देखिए इन्होंने क्या किया, एक और चीज, एक और काम किया कि पोषण के आधार पर एक नियम बनाया जिससे कि अभी मिड डे मील चलता है हम लोग में, ठीक ना, बच्चा को किस प्रकार से भोजन मिलेगा, किस प्रकार से उसको सही रूप से पोषण उसको प्राप्ति हो, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, वसा कितना चाहिए, हर चीज का एक लिमिटेशन बना करके और बच्चों को तरह से क्या पोषण में कोई समस्या ना हो उसके लिए एक नियम बनाया, उसके आधार पर इन्होंने वर्णन किया है। चलिए हमें करोड़ों बच्चों स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया। अगला क्या चीज है कि भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करेंगे। भोजन का विभिन्न घटक कौन कौन सा हो गया, जैसे आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, और विटामिन, मिनरल, जल जो है, इस सब का जो घटक रखा है कैसे परीक्षण करेंगे कि हाँ, जैसे कि कोई भी, जैसे हम आलू लिए, अब कैसे पता करेंगे इसमें, कैसे हम लोग इससे तो पढ़े हैं कि उसमें स्टार्च पाया जाता है, हम कैसे पता करेंगे कि आलू में स्टार्च है, ठीक है। अब देखिए कैसे पता करते हैं, जैसे कोई आलू है ना, चलिए देखिए पहला किसका है परीक्षण है आपका मंड का। मंड मतलब क्या हो गया, स्टार्च, जिसे हम लोग गांव के भाषा में क्या कहते हैं, माड़ कहते हैं, जो चावल से जो निकला हुआ उसको हम फेंक देते हैं, वही हुआ, ठीक है। अब देखिए माड़ का परीक्षण के लिए क्या करते हैं, जैसे देखिए आलू है, ठीक है, देखिए आलू है, समझिए, देखिए काटा हुआ आलू है, क्या है यह, काटा हुआ आलू। इस आलू पे अगर यदि हम क्या करेंगे, हम आयोडीन, क्या करेंगे हम लोग, आयोडीन, ठीक ना, आयोडीन जैसे इस पे डालेंगे ना, आयोडीन का बूंद, तो जहां पे डलेगा ना तो वहां देखिए कलर कैसा हो जाएगा, वह बैगनी नीला काला नीला रंग का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, काला नीला रंग का। देखिए चलिए क्या देखिए कि खाद्य पदार्थ रंगों में कोई परिवर्तन आया है, यह कैसा हो जाता है, यह काला नीला रंग का हो गया, कैसा, काला नीला कलर का हो जाता है। इससे क्या है, आलू ले लिया है, आलू में क्या क्या आयोडीन जैसे डाला है, और डालने के बाद इसका क्या होता है, वहां जहां पे डालिएगा ना वहां पे काला नीला रंग का कलर हो जाता है। और यदि काला नीला रंग का कलर हो जा रहा है आलू में, समझिए आलू में स्टार्च है, तो चावल में भी डालिए, और चावल में जहाँ काला नीला कलर हो जा रहा है समझिए उसमें भी स्टार्च है। चलिए अगला क्या चीज का है, वसा का। देखिए वसा का परीक्षण के लिए क्या चीज है, जो भी जैसे मूंगफली है, मूंगफली में से आपको पता करना उसमें वसा है कि नहीं, उस मूंगफली को क्या कीजिए कि सादा कागज, जो सफेद कागज है उसमें रख लीजिए और उसको कस कस के मिलाइए, कस कस के पूरा एकदम जो ना मचोड़िए इस तरह से, तब क्या होगा, धीरे उसको जब खोलिएगा कागज को, कागज के सतह पे तेल क्या होगा, तेल का लेयर एक चढ़ जाएगा, ठीक ना, चमकने लगेगा तेल से, समझ लीजिए उसमें क्या है, वसा है। वसा का परीक्षण वही हो गया। चलिए अगला क्या चीज का परीक्षण है, प्रोटीन का। चलिए देखिए प्रोटीन परीक्षण के लिए क्या करना है कि परखनली पे देखिए, परखनली लीजिएगा एक जो ना, एक या कटोरा लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, ठीक, उसमें क्या कीजिए, कॉपर सल्फेट का 2 बूंद डाल दीजिए, और क्या चीज, कास्टिक सोडा का, कॉपर सल्फेट का विलयन और 2 बूंद कास्टिक सोडा के विलयन का 10 बूंद दोनों मिला करके, और उसमें फिर क्या कीजिए, उसमें डालिए से जो भी खाद्य पदार्थ आप लिए हैं उसको डालिए। जैसे कि आपको चेक करना है कि किसमें दाल को, जैसे दाल है कोई भी, गेहूं गथी का, मूंग का दाल ले लीजिए, चाहे चना का दाल ले लीजिए, उसमें पता करना हमको प्रोटीन है कि नहीं, उसमें डालिए। किसमें डालिए, जिसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन है, मैंने मिला हुआ है, उसमें से डालिएगा ना तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, देखिए उसका कलर हो जाता है आपका बैगनी कलर का, कैसा हो जाएगा, बैगनी कलर का। यदि बैगनी कलर का हो जा रहा है तो समझ लीजिएगा उसमें प्रोटीन है।
कैसा हो जाएगा, तो परखने पदार्थ बैगनी रंग का हो गए हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए उसमें प्रोटीन है, जिसका भी पता करना है। अब जैसे कि चावल में आपको पता करना प्रोटीन है कि नहीं, तो इसमें क्या कीजिएगा, उस विलेन में चावल को डालिएगा तो देखिएगा चावल नहीं होगा बैगनी रंग का, समझिएगा यह क्या है, उसमें प्रोटीन नहीं है, जिसमें प्रोटीन रहेगा वही होगा बैगनी रंग का, ठीक है। अब देखिए कुछ पदार्थ है जैसे कि मूंगफली, मूंगफली में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है और वसा भी होता है। अब मूंगफली को ऐसे कागज में मरोड़िएगा तो उसमें आपको तेल निकल जाएगा, समझ लीजिए वसा है। अब प्रोटीन है उसके पता करने के लिए क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का जो उसका जो विलयन था उसमें डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, बैगनी कलर का हो जाएगा। समझ जाएंगे कि जो है ना उसमें प्रोटीन भी है। बहुत ऐसा पदार्थ है जिसमें दो चीज है, जैसे कि आपका मूंगफली में क्या है, आपका वसा भी है और क्या है, आपका प्रोटीन भी है, दोनों चीज है। चलिए अब आप चेक करते रहिए आलू में कि आयोडीन का परीक्षण कीजिए कैसा होता है, ठीक ना। परीक्षण से पहले क्या होता है, परीक्षण के बाद क्या होता है, यही चीज तो हम लोग को ज्यादा हम लोग को स्किप करना है। चलिए अब यहाँ पे बताया गया है, देखिए क्या चीज है, संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब समझिएगा ध्यान से, संतुलित रूप से खाना है। अक्सर देखिए हम छोटे में एक बच्चे से अक्सर क्या करते थे, बच्चे में कि जो ना दूध रोटी खा लेते थे, ठीक ना। अब बहुत ज्यादा हमको अच्छा लगता है। अब दूध रोटी हम सिर्फ खा रहे हैं तो हमको क्या क्या मिल रहा है, तो दूध में हमको ठीक है लगभग सब विटामिन मिल जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हम रोटी खा रहे हैं, ठीक है, और रोटी में क्या हो जा रहा है, उसमें हमको विटामिन बी भी मिल जा रहा है, उसमें प्रोटीन भी मिल जा रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी कुछ मात्रा में मिल जा रहा है, ठीक है। अब अगर देखिए कि बहुत कुछ ऐसा तत्व जो कि सब कुछ उसमें प्राप्ति हमको नहीं हो जाएगा, उसमें देखिए वसा का मात्रा उतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है, बहुत कुछ है जो कि उससे नहीं मिलेगा। मतलब संतुलित आहार मतलब हर कुछ आपको मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए, वसा मिलना चाहिए, विटामिन मिलना चाहिए, खनिज लवण मिलना चाहिए, जल मिलना चाहिए, फाइबर मिलना चाहिए, यानी रेशा मिलना चाहिए। हर कुछ आपके भोजन में अगर दी है तो वह भोजन क्या है, संतुलित आहार है। और संतुलित आहार में यह भी देखा जाता है आपके बॉडी में कमी क्या चीज का है। आपके शरीर में जब प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन की डाइट ज्यादा बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट का कमी है कार्बोहाइड्रेट का डाइट ज्यादा बढ़ाइए, विटामिन का कमी है विटामिन का डाइट ज्यादा बढ़ाइए। बॉडी के अनुकूल जो भी एक सब बॉडी के हर अंग के लिए जो संतुलित आहार होता है सबके लिए फायदे के लिए होता है, वो सब कुछ उसमें मिला हुआ हो, टोटल पोषक तत्व मिला हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या चीज है, आपको पता करना है आपके लिए बॉडी के लिए कौन फायदेमंद है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ क्या दिया गया, आलू का चिप्स है वो, ठीक है, ये भुना हुआ चना है। देखिए आपके लिए क्या चीज फायदेमंद है, इसमें ऊर्जा कितना प्राप्त हो रहा है आपको, 536 किलो कैलोरी, 536 किलो कैलोरी। इसमें ऊर्जा कितना प्राप्त हो रहा है आपको, देखिए 355 किलो कैलोरी। पता कीजिए वसा कितना है, 35 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम वसा में कितना एनर्जी होता है, 9.2 किलो कैलोरी। मानिए 9 ही मानिए, ठीक है। और कितना वसा, 35, तो देखिए तो 35 गुना 9 कितना हो जाएगा, 9 ठीक है, 315 किलो कैलोरी ऊर्जा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में 53 ग्राम है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 4 होता है। इसका मान लीजिए 5 के कितना भी 200 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। वसा में इतना हुआ और कार्बोहाइड्रेट में कितना हो जाएगा, लगभग 200 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोटीन में भी होता है 1 ग्राम में 4 होता है, तो प्रोटीन कितना है, 7 ग्राम है। कुल मिला के कितना हो जाएगा, प्रोटीन में कितना, चौके 28 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आहारी रेशा क्या करता है, हम लोग को ऊर्जा नहीं देता है। पता कीजिए देखिए कितना कैलोरी होता है इसमें, देखिए तो चेक करते हैं, हो जाएगा आपका 3 2 5 3 2 5 कितना हो जाएगा, 543 लगभग कितना है, इसमें कितना कैलोरी है, कुल मिला के देखिए कितना 536 है। उसी तरह से इसका भी जोड़िएगा ना, लगभग 355 के आसपास आएगा, ठीक है। चलिए अगर यदि आपको वसा चाहिए ज्यादा, ठीक है, वसा चाहिए ज्यादा, तो आप ये वाला खा लीजिए, इसमें 35 ग्राम वसा दिया है, लेकिन इसमें वसा कितना, 6.26 ग्राम, इसमें वसा कम है, ठीक है। जहाँ वसा कम वाला चाहिए तब को ये खाइए। ये बोले थे ना पैकेट में सब में अंकित रहता है, हर पैकेट में क्या क्या चीज है, ठीक है। अगर प्रोटीन अधिक चाहिए, देखिए इसमें प्रोटीन कितना है, 18 ग्राम लगभग है, इसमें प्रोटीन मात्र कितना है, 7 ग्राम है। आपको प्रोटीन वाला ज्यादा चाहिए तो आप भुना हुआ चना खाइए, ठीक है। अंकित इसलिए क्या रहता है, आपको क्या चाहिए मार्केट में, क्या चीज आपको ज्यादा जरूरत है, वो चीज आप खुद देख लीजिए, हर पैकेट के पीछे में अंकित रहता है, ठीक ना। चलिए कुछ खाद्य पदार्थों में शर्करा वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है, साथ ही उसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या था, इसमें कैलोरी बहुत अधिक था, लेकिन क्या था इसमें देखिए कि प्रोटीन बहुत कम था, 7 था, आहारी रेशा मात्र 4 था। लेकिन इसमें देखिए प्रोटीन क्या है, 18 है, आहारी रेशा भी कितना है, 16 है,
बहुत ज्यादा, ये दोनों की मात्रा अधिक है, तो ये हमको ज्यादा यूज करना है, ये हमको नहीं यूज करना है। अधिकतम जो ऊर्जा आपको दे रहा है, देखिए ऊर्जा ही बहुत ज्यादा दे रहा है, वसा भी ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है, वसा की मात्रा भी बहुत अधिक है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक है। अत्यधिक ऊर्जा आपके बॉडी में जा रहा है, समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, बहुत सारा बीमारी आपको पैदा करेगा शरीर में, ठीक ना। इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए जो ज्यादा प्रोटीन दे रहा है, जो ज्यादा हरी रेशा दे रहा है। वही ये कहना चाह रहा है, जैसे देखिए आलू का चिप्स हो गया, टॉफी हो गया, कार्बोनेटेड पेय। कार्बोनेटेड पेय मतलब क्या होता है, जैसे आपका जो भी पी रहे, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, जितना भी चीज पी रहे हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, इसलिए उसको कार्बोनेटेड पेय कहा जाता है। वो सब जितना पीजिएगा उसमें क्या होगा, आपको जो आपको कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा मिलेगा, जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। इन खाद्य पदार्थों में क्या होता है, सेवन के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो जाता है। जब अत्यधिक ऊर्जा बनेगा तो अत्यधिक ऊर्जा क्या चीज होगा, जिसे बहुत अत्यधिक ऊर्जा बनेगा तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, वो वसा में बदल जाएगा। वसा ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो वसीय अम्ल, जो वसीय उत्तक जो होता है वहां जाकर जमा होगा, और धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, आपको मोटापा बढ़ते जाएगा आपका। चलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए शरीर का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य शरीर के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से परहेज करना। जंक फूड किसको कहते हैं, यही सबको जंक फूड कहते हैं। जैसे आप लोग जाकर के जो होता है आपको जाके खा लेते हैं आप, जो समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, या चिप्स हो गया, आलू का चिप्स, ये सब चीज जो ज्यादा खाते हैं सब क्या है, जंक फूड। ये सब हमको नहीं खाना चाहिए। चलिए उससे अच्छा यहाँ पे भी जिक्र किया गया, वही चीज लगभग इसमें टोटल जिक्र किया गया इस बात लेकर के, ठीक है। देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, ठीक ना, एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। जो भी खाद्य, जो भी भोजन है, उसका कितना उसमें गुण है, क्या क्या चीज उसमें है, वो सब चीज को लिखित होना चाहिए। इस चीज के लिए ये कंफर्मेशन करता है। चलिए मिलेट यानी मोटा अनाज। मोटा अनाज में कोई कौन कौन सा हो गया, मोटा अनाज के अंतर्गत कौन कौन सा आता है आपका, ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है, सांवा आता है, और क्या चीज होगी आपका, इधर देखिए। चलिए हाँ, कदन मिलेट क्या है, कदन मिलेट सब हो गया, सब क्या चीज है आपको, यह मोटा अनाज के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, आपको जो पोषक तत्व जो होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब क्या चीज है, खाद मिल फूड माइल, खेत से हमारी थाली तक। मतलब क्या चीज है, खेत में यहाँ उपजाया जाता है, उसके बाद यहाँ क्या कहता है, उस अनाज से क्या होता है, जैसे गेहूं होता है ना, जैसे धान सब जो होता है, धान को निकालने के लिए क्या कहता है, धान को पूरा एक बांध देता है, उसके बाद उसको क्या कहता है, पटका जाता है, ताकि उससे धान सब जो है निकले बाहर उसके पौधे से। यहाँ से क्या पौधे से धान को बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद उसको भंडार किया, बोरी में उसको कस दिया गया। बोरी में कसने के बाद यहाँ करके क्या किया, इसको एकदम फैक्ट्री में आकर उसको क्या किया, उसको जो धान का जोती होता है, धान से क्या किया, चावल को निकाला गया है। निकालने के बाद यहाँ क्या गया, मॉल में आकर के या कोई दुकान में आकर के पैक करके रख दिया गया। कोई ग्राहक आएगा, खरीदेगा, जाकर के अपने घर में रोटी बनाएगा, बस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फूड माइल्स कहते हैं। चलिए बात यहाँ तक खत्म है। अब लास्ट एक टॉपिक समझ लिए थोड़ा सा, स्वस्थ खाए, मिल बांट कर खाए, खाने का सम्मान करे, स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करे। मतलब स्वस्थ खाना खाए जो जिसमें कि पोषक तत्व भरपूर मात्रा में भरा पड़ा है, वो सब चीज का आप लोग ज्यादा सेवन कीजिए। और क्या बोल रहा है कि मिल बांट करके खाए, हम लोग को मिलजुल के खाना पीना खाना चाहिए, खाने का सम्मान करे, खाने का रिस्पेक्ट करे, खाने को बर्बाद ना करे, स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करे। जो स्थान में जो भी आपका कृषि, जो भी खेती सब लोग कर रहे हैं, उनको समर्थन करे, काहे कि वही लोग के कारण से हम लोग को डेली बाय डेली भोजन हम ग्रहण कर सकते हैं। मानते हैं पैसे से खरीदते हैं, लेकिन खरीदते तो अनाज ही, यदि अनाज नहीं रहेगा तो आपके पास कितना भी पैसा रहेगा, आप कहाँ से ला पाइएगा, ठीक है। इसलिए किसानों का रिस्पेक्ट करें। लगभग आज का ये जो चैप्टर है यह संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। मेरा देखिए कोशिश ये रहता है कि जो ना, कि ऐसा नहीं कि बस खींच दे रहे हैं। अगर हम चाहेंगे सिर्फ लाइनिंग कर करके खत्म करने का, तो हम लाइनिंग करके ज्यादा नहीं 20 से 25 मिनट में खत्म कर देंगे। मेरा ये मकसद होता है हम समझाते हुए टोटल कंप्लीट रूप से खत्म करें, ठीक है। जो कि आपको भी लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़े हैं, लेकिन हाँ समय देना पड़ेगा, समय लगेगा ही। थैंक यू, जय हिंद।